और टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस, जब उन्हीं नीड्स को, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आप बेहतर तरीके से पूरा करते हैं तो वो कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं होता, फिर वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाता है। घर बनने ही है, घर सेल भी होने हैं, किराए पे भी चढ़ने हैं, किराए से उतरने भी हैं। एक बंदा किराए पे एक जगह गया, उसके पास उसने दूसरी जगह भी जाना है, तो आप रेफरल्स मांग सकते हैं कि जी आप हमें आगे लोगों को रेफ़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? चलें, मैं मुख्तसरन अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। वैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो शायद काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते होंगे। मेरा नाम उज़्मा कमाल है, मैं सेल्स ट्रेनर हूँ। इसके अलावा मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मार्केटियर हूँ, मेंटोर हूँ, नेशनल बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्री क्वालिफाइड ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा विमेन रिसोर्स एंड इंक्यूबेशन की मैं मेंटोर हूँ। ओवर 17 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है मेरा विद MNCs, प्रीडोमिनेंटली विद टेलीकॉम सेक्टर। मैंने मोबिलिंग, जोंग, भारत के साथ काम किया हुआ है। कोका कोला बेवरेजेस से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया। फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं एज ट्रेनर एंड कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे मैंने बहुत काम किया। पैन पाकिस्तान मैंने काफ़ी शहरों में जाके चैम्बर्स में, वेरियस चैम्बर्स में, इंक्यूबेशन सेंटर्स में, मैं इस वक्त अगर ये कहूँ कि मैं हज़ारों में सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग्स करवा चुकी हूँ और बेशुमार कंपनीज़ को मार्केटिंग कंसल्टेंसी दे चुकी हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। मैं चाहूँगी कि पार्टिसिपेंट्स भी अपना मुख्तसर सा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, योर नेम, आप क्या काम करते और जो है वो या क्या काम करना चाहते, बस एक एक दो लाइन में मुझे बता दें, सो दैट मुझे ऑडियंस का आइडिया हो जाए कि मेरी ऑडियंस कौन है। तो हम लेडीज़ को पहले मौका दे दें। जी, बैठ के, सही, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने मोबाइल्स को प्लीज़ साइलेंट कर दें और सेशन के दौरान आपस में गुफ्तगू से इज्तनाब करें। जब कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहा हो उसका सवाल गौर से सुने। हो सकता है वो सवाल आपका भी हो और आपने पूछा ना हो, और जब कोई दूसरा जवाब दे रहा हो तब भी गौर से सुने। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारा, आप सबको पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेल्स। सेल्स, हम सबका ताल्लुक़ सेल से है। कहीं हम कस्टमर हैं तो कहीं हम जो है वो खुद बेच रहे हैं। डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो घर में हर चीज़ जो है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, वो आप कहीं ना कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। तो बेसिकली सेल्स बिजनेसेस का तो लाजमी हिस्सा है ही है, हमारी आम ज़िंदगी का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम चूँकि जब इसको बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जी बिज़नेस और सेल्स, तो ऑफ कोर्स सेल्स नहीं है तो किसी भी बिज़नेस का कोई जवाज़ नहीं है। बिज़नेस इसीलिए किया जाता है कि सेल की जाए, ऐसा ही है? या कोई ऐसा बिज़नेस भी है कि हाँ सेल के बगैर बिज़नेस चल रहा है? ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसे काम करती हैं, लेकिन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स इज़ द मेन फंक्शन जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर रही होती है। तो सेल बेसिकली आपकी नज़र में सेल्स क्या है? ओके, ओके, वेरी राइट। हम सेल्स की एक्टिविटी में तब आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है, नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, तभी हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं। उसके लिए क्लाइंट की डिज़ायर को कुछ समझना जरूरी है जी। और टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस, जब उन्हीं नीड्स को, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आप बेहतर तरीके से पूरा करते हैं
तो वो कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं होता, फिर वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाता है। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर वो कस्टमर है जो फिर आपका रिपीट कस्टमर है। याद रखें, बिजनेस की सक्सेस सेल्स में नहीं है, रिपीट सेल्स में है। एक दफ़ा वन टाइम ट्रांजैक्शन कर लेना तो ठीक है, हो गया, बट ट्रू सेंस में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में तब जाता है जब आपके कस्टमर्स रिपीट होते हैं। इसकी वजह यह है कि कस्टमर को अपना कस्टमर बनाने के लिए भी बिजनेस को एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। वो मार्केटिंग कॉस्ट है, वो सेल्स प्रमोशंस हैं, वो डिस्काउंट्स हैं, वो कुछ भी है। यस, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वन टाइम पे हो गई, बट रिपीट ऑर्डर की सूरत में एक्विजिशन कॉस्ट बच रही है आपकी। सो समझे इस बात को कि यू नीड टू हैव हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स, और वो हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स तब आते हैं जब आप उनकी ज़रूरत को समझ के उस ज़रूरत के मुताबिक उनको चीज़ देते हैं। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक चीज़ नहीं देते तो वो दोबारा आपके पास नहीं आता। बहुत दफ़ा ऐसा हमारे खुद के साथ भी होता है कि हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम ख़रीद भी लाते हैं चीज़, लेकिन वो चीज़ जब हमारे पास है हम मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते। समटाइम हमें लग रहा होता है यार हम प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं। चले, थैंक्स टू द मॉडर्न बिजनेस के अब रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसीज़ हैं कि आप जाके अपनी चीज़ को रिटर्न करवा सकते हैं इन मैनी केसेस, लेकिन उसमें फिर आपकी एक और कॉस्ट लग रही है, और वो कॉस्ट ये है क्या, ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। सो बेसिकली बिजनेसेस को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि वो बेस्ट सोल्यूशन क्या ऐसा दे अपने कस्टमर्स को कि वो रिपीट कस्टमर बने। आज ये टॉपिक जो है मैंने सेल से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बेसिक से लेके चलूँ और फिर हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ में जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दिस कि मैंने इस सारी एक्टिविटी को डिफरेंट बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि इस बिज़नेस के लिए आप क्या करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, इस दूसरे बिज़नेस के लिए आप क्या करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है। क्या बेसिक्स हैं जो आपको रिटेल बिज़नेस के अंदर रिक्वायर्ड हैं, क्या बेसिक्स हैं जो आपको गारमेंट के बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या बेसिक्स हैं जो आपको इवेंट मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो हम कैटेगरी वाइज बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोगों को शायद यहाँ से कुछ नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और सेकेंडली, अगर एग्जैक्टली वो बिज़नेस एड्रेस नहीं होता तो उससे मिलता जुलता कोई ना कोई बिज़नेस यहाँ पे डिस्कस हो रहा होगा और आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे वो बिजनेसेस उठाए हैं जो हम सब के इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, गारमेंट शॉप, बुटीक्स, इसके अलावा आपकी केटरिंग कंपनीज़, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़, प्रॉपर्टी डीलिंग, ये वो तमाम कारोबार हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं जहां आप रह रहे होते हैं या कमर्शियल एरियाज़ में। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हों ड्यूरिंग द सेशन भी आप पूछ सकते हैं, बट फॉर आस्किंग क्वेश्चन यू हैव टू रेज योर हैंड, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस में बेसिकली तो बिज़नेस होता है, बट हम उसके मैग्नीट्यूड से डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ ये हम एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं, एक दरमियाने लेवल पे कर रहे हैं या एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं। जब एक शहर में एक काम होता है, एक टाउन में एक काम होता है, फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट में काम होता है, फिर वो एक प्रोविंस में काम होता है और उस प्रोविंस के बाद फिर वो पूरे पाकिस्तान में काम होता है। तो बेसिकली उसकी कोर वही होती है, आप उसको स्केल करते जाते हैं, जिसे हम स्केलेबिलिटी कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई साहब थे, उन्होंने भी शायद जिक्र किया था कि मैं उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ अपने किसी बिज़नेस को, आई डोंट नो, अभी किसी ने इंट्रो में बताया। ये कुछ छोटे बिजनेसेस हैं
जो मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारे इर्द गिर्द हमें होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी रियल इस्टेट बिज़नेस। ये जो रियल इस्टेट बिज़नेस होता है बेसिकली, तो रियल इस्टेट एक काफ़ी वास्ट, इसके अंदर डेवलपर्स भी आते हैं, लैंड डेवलपर्स भी आते हैं। आपको ये ना प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, आप बेशक कॉपी ना करें, प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे ना आप, वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में शेयर हो जाएगी। वो ये इनको पता होगा, आई डोंट नो। हाँ, ये आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो बेसिकली हम जितना समझते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर्टी डीलर्स भी कहते हैं, जो हमें जगह जगह शॉप्स में सेटअप्स नज़र आते हैं और यहाँ लोग बेसिकली जाते हैं अपने प्रॉपर्टी बाय सेल करने के लिए, रेंट पे शॉप्स लेने के लिए या रेंट पे शॉप्स देने के लिए, घर रेंट पे लेने के लिए, घर ख़रीदने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में आपको ये ऑफिसेज नज़र आते हैं इनके, जिन पे रियल इस्टेट का काम हो रहा होता है। मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगी, मैं इसमें बिल्डर्स की या डेवलपर्स की बात नहीं करूँगी, मैं सिंपली डीलर्स की बात करूँगी जो डे टू डे पे कंज्यूमर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रियल इस्टेट में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सबसे पहले ये कि आपके लोकेशन, जहाँ पे आपने ऑफिस बनाया है, वो लोकेशन क्या है, वो लोकेशन क्या है, सबसे पहले आपने ये देखने की ज़रूरत है। उसके साथ आपने बिज़नेस का नाम क्या रखा हुआ है। सो यहाँ अगर मेरे तजर्बे में जो गुज़रा है, तो विद ड्यू अपॉलॉजी, लोग ज़्यादातर मेहनत नहीं करते, वो जिस ज़ात से उनका ताल्लुक़ होता है वो उस ज़ात के साथ गोंदल इस्टेट, चट्ठा डीलर, सुखेरा, लखवेरा, इस किस्म के नाम होते हैं, आपने भी देखा होगा। सो इस नाम में मसला कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ख़ास तौर पे अपनी उस कास्ट के लोगों को के लिए ही कोई काम कर रहा है। सो वो नाम आपको लिमिटेड करता है। आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो एक ब्रॉडर मैसेज दे कि जी मैं सिर्फ चट्ठा साहब के या चट्ठा बरादरी के लिए काम नहीं कर रहा, या मैं चुगताई बरादरी के लिए काम नहीं कर रहा, आई एम ओपन टू वर्क विद एनी कस्टमर। सो आप अपने नाम को, अपने रिटेल जो आपका रियल इस्टेट का बिज़नेस है, उसका नाम रेलिवेंट होना चाहिए आपके काम के साथ, ठीक है। तो कई लोगों ने प्रॉपर्टी लिंक नाम रखा हुआ है, कई जो है वो इस तरह। मुझे एक इत्तेफाक हुआ, एक कराची इस्लामाबाद से एक ग्रुप था, दे कॉन्टेक्टेड मी, और उनका जो भी नाम था उसके साथ उन्होंने डॉक्टर लगाया हुआ था, मैं नाम नहीं कोट करूँगी। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने ये डॉक्टर क्यों लगाया हुआ है, आप तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। तो उन्होंने कहा जी जैसे डॉक्टर जो है वो बीमारियों का इलाज करते हैं, इस तरह मैं जो है वो लोगों के प्रॉपर्टी के मसाइल का हल करता हूँ, तो मैंने डॉक्टर लगा लिया। तो मुझे कुछ उनकी बात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए कि डॉक्टर एक डिफरेंट प्रोफेशन है और आप एक डिफरेंट काम कर रहे हैं। इससे एक मिसकंसेप्शन जा रहा है, एक रॉन्ग मैसेज डिलीवर हो रहा है। आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप क्यों अपने बिजनेस के नाम के साथ डॉक्टर लगा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट ना हो रही हो, आपके नाम में कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो, या आपकी पहचान में कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो जो आपकी ऑथेंटिसिटी को, आपकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक करे। उसकी वजह क्या है? ख़ास तौर पे अगर आप रियल इस्टेट के बिज़नेस में देखें, क्या वजह है कि आपको यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। कोई साहब जवाब देंगे? आपको सर्च करके अगर कोई भी आप जैसे नाम बताया आपने, लेकिन आपको एक मार्केट के अंदर सर्च करके उस नाम का बिजनेस करना जी, लेकिन ऑथेंटिक होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऑथेंटिक होना क्यों ज़रूरी है? ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ओरिजिनलिटी।
क्यों होना चाहिए आपको ऑथेंटिक? वैसे तो हर बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्यों होना चाहिए? कस्टमर जो है ना उसको आप बिल्कुल जैसे भाई ने कहा कि ट्रस्ट का इशू रहता ही है, शक को शुबा रहता ही रहता है, तो इसलिए सबके लिए अगर उनको ट्रुथ डिलीवर किया जाए, हमेशा सच्चाई के मुताबिक इस टाइम पे हम डिलीवर करेंगे या ये चीज़ है तो यही चीज़ है, और जितने पैसे बताए गए हैं उतने में ही डिलीवर किया जाए, तो ये मैम इसमें ये है कि देखिए, एक होती वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका लोगो या आपका नाम ऐसा हो, अगर बंदा नाम भी पढ़ सके उसे देख के पता चल रही है ये काम कर रहे हैं, एक बार। दूसरा, नाम ऐसा होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं उस काम में नाम लेने से भी पता चले कि ये फलां काम कर रहे हैं। जी, आप सब ने अपने तौर पे जवाब दिया और माकूल जवाब दिया, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वो ये था कि रियल एस्टेट के बिजनेस में ऑथेंटिक होने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इसमें पैसा इन्वॉल्व है और बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है। घर कोई रोज़ नहीं लेता, शॉप कोई रोज़ नहीं लेता। ये ऐसे डिसीजन है जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप ऑथेंटिक नहीं लग रहे, आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, और आएगा तो आपसे डील नहीं करेगा। तो आपका नाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ओवर कमिट कर रही हो, या आपके नाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अगले को डाउटफुल कर रही हो। डिज़ाइन एंड इंटीरियर ऑफ द ऑफिस, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर्स की शॉप्स के ऊपर दोस्त भी आगे बैठे हुए, अंदर चौकड़ियाँ मार के सोफ़ों पे बैठे हुए हैं, लाइटें बुझाई हुई हैं। बाहर से जो बंदा देख रहा है उसको एक महसूस नहीं हो रहा कि कारोबार की जगह है। मे बी कोई फीमेल आना चाह रही हो अंदर और वो देखे कि जनाब बेशुमार लोग अंदर बैठे हैं, सिगरेट चल रहे हैं, और तो वो शी विल बी डिस्करेज्ड, वो अंदर नहीं जाएगी। दिन के टाइम आपने लाइटें ऑफ की हुई हैं, और जैसे ही आपने देखा कोई कस्टमर एंटर हुआ तो आपने जल्दी से पंखा चलाया और उसके बाद में चप्पल पहननी शुरू कर दी। तो दीज थिंग्स आर अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म। ये आपका इंप्रेशन गलत करती हैं, चाहे आपसे एक सही आदमी भी हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखें ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और एक लुक दें ऐसी कि कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करे आपके सेटअप में आते हुए, उसको घबराहट ना हो। तो आपका बिहेवियर, आपका इंटीरियर, आपके शॉप का नाम, आपके शॉप की या ऑफिस की लोकेशन रियल एस्टेट में बहुत मैटर करती है। इसीलिए आप देखें कि कमर्शियल जोन्स में जो मेन शॉप्स होती हैं वो इन्हीं लोगों के पास होती हैं। उसके बाद फिर बाद की कैटेगरीज आती हैं। अच्छा, अब तो हमने ये बात कर ली कि ये तो बुनियादी चीज़ें एक जी फंडामेंटल रियल एस्टेट में हम देखते हैं कि कनाडा में या अमेरिका में या इस तरह के वो एक टेस्ट एग्ज़ाम होता है 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, तो उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है, प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ नहीं है, तो क्या ये फंडामेंटल में हम शामिल कर सकते हैं? 5th पॉइंट के भाई ट्रेनिंग होनी चाहिए, पास होना चाहिए एग्ज़ाम। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें तो पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। मैं एक दिन हम गुज़र रहे थे, आई डोंट नो आप लोगों का इत्तेफाक हुआ है कि नहीं, ये जो एक डिफेंस रोड है जो यहाँ से पीछे से कनेक्ट करती है, उधर निकलती है गज्जू मत्ता पे, उसके पैरेलल एक नाला है और उस नाले के साथ हाउसिंग सोसाइटी है। जी हाँ जी, उधर आपका प्लॉट है। आप मुझे खुद बताएं, नाले के साथ। तो मैं एक दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ गुजर रही थी। मेरे हस्बैंड, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, ही इज़ ऑफन ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बताया कि टर्की में कोई सोसाइटी अप्रूव नहीं होती जब तक वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल ना बने हो। और हमारे यहाँ क्या होता है, घर बन रहे हैं, प्लॉट बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, स्कूल दूर दूर तक, हॉस्पिटल ही नहीं, मस्जिद की जगह खा जाते हैं, कब्रिस्तान नहीं है, पार्क नहीं। तो वहाँ पे सोसाइटी बनाने के लिए दिस इज़ बाय लॉ, और जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि ऐसा होना चाहिए कि आप एक सर्टन काम करने के लिए पहले ये तालीम लेके आएँ।
वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की उन्होंने बात की, तो उसने तो डील करना है लोगों से, उन लोगों ने जो जिन्होंने उसकी एडवाइस पे लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाना है। आजकल कम से कम प्रॉपर्टी भी लाखों से ऊपर, करोड़ों में बात चली गई है। जो कभी हम लाख बोलते थे, अब हम करोड़ उस फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। इससे पता चलता है आपने रिसेंटली को प्लॉट भी लिया। हिम्मत नहीं हो रही। उसके सामने ये फेस टाइम जो भी मतलब शुरू कर जी जी जी, ऐसा ही है। तो नालों के ऊपर या जी, बहरहाल ये एक लंबी बहस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब रियल एस्टेट के लोग अपना बिजनेस जो है या अपनी सेल्स जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ टिप्स मैंने शेयर किए कि एक तो उनके पास कस्टमर डाटाबेस होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। मुझे इत्तेफाक हुआ अपने घर का एक पोर्शन रेंट आउट करने का, और ऑफ कोर्स मैंने देखा कि 2 से 3 दफ़ा वो एक्सरसाइज रिपीट हुई है कि नए लोग आए हैं और या पुराने गए हैं, तो वी इंगेज द सेम पर्सन, क्योंकि हमें वो क्रेडिबल लगा, ट्रस्टवर्दी लगा। हमने 1-2 लोगों से और भी बात की, उन्होंने हमें वो चीज़ समझ नहीं आई। तो इस केस के अंदर आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम आप अपने कस्टमर्स को, क्योंकि जिसने घर लिया है उसके भाई ने भी कल को घर लेना है, उसने अपनी बहन को भी कहीं लेके देना है, अपने किसी दोस्त को भी लेके देना है घर। तो आप अगर डेटाबेस बना हुआ है तो आप उस कस्टमर के साथ यू कैन स्टे इन कांटेक्ट और उससे रेफरल ले सकते हैं। एक और मसला जो आता है जिसके जो इस बिज़नेस को ग्रो नहीं करने देता, कि डीलर साहब कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है। वो उसको वो चीज़ें दिखा रहा होता है जो उसके पास अवेलेबल होती हैं। वो कभी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि ये 3 मरले का घर लेना चाह रहा है, अगर उसके पास 3 मरले वाला घर नहीं है तो 5 मरले कैसे ही आपको दिखाई जाएगा। आपका भी टाइम ज़ाया कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा कि वो उसको वो चीज़ ढूंढ के दे। देखिए, कमीशन बिल्कुल ठीक है, कमीशन के चक्कर में होते हैं, लेकिन कमीशन तो उन्हें दोनों सूरत में मिलनी है ना। देखिए, आपकी ज़रूरत अगर उस बंदे की पूरी, वो आपको छोड़ेगा, 7 वाले के पास चला जाएगा, तो आपको जो 3 मरले पे कमीशन मिलनी थी वो भी गई। तो आप असेस करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चीज़ दिखाएं। एक प्रॉपर वेबसाइट दीज डेज, क्योंकि अब कस्टमर्स आर वेरी डिजिटल सेवी, उनको बहुत समझ आने लग गई है, तो आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस भी आपको ऑथेंटिक करती है अगर आपकी अपनी एक वेबसाइट है। व्हाट्सएप के थ्रू मैं जानती हूँ 1-2 लोग हैं जो इस बिज़नेस में हैं, उनसे डेली मुझे एक व्हाट्सएप आया होता है, उसमें उन्होंने लिखा होता है जी फ़लाँ फॉर सेल और ये। सो इट्स अ गुड वे ऑफ स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद योर कस्टमर। तो हो सकता है कि किसी ऐसे कस्टमर के पास जो ऑलरेडी वो ढूंढ रहा हो और आपका मैसेज गया और उसमें वो चीज़ थी, तो ये चीज़ हेल्प कर सकती है टू हैव अ न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड। इसी तरह आप रेफरल्स, जिसे मैंने पहले बात की कि ये नेवर एंडिंग चीज़ है। घर बनने ही हैं, घर सेल भी होने हैं, किराए पे भी चढ़ने हैं, किराए से उतरने भी हैं। एक बंदा किराए पे एक जगह गया, उसके पास उसने दूसरी जगह भी जाना है, तो आप रेफरल्स मांग सकते हैं कि जी आप हमें आगे लोगों को रेफ़र करें। तो ये था कुछ रियल एस्टेट के बारे में बात। लेट्स टॉक अबाउट द केटरिंग। जी, ये तमाम टेक्निक्स जो हैं, अभी जैसे कुछ भाइयों ने बताया कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे को डील करते हैं, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में। जी जी, आपको जहाँ लगे कि आप किसी तरह से रेलेवेंट हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे बिजनेसेस में यहाँ नहीं कवर कर सकती। 6-7 मोटे मोटे मैंने बिजनेसेस उठाए, उनके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस में उन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको लगे कि ये सूटेबल है। अच्छा जी, केटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो अगेन इट्स अ वेरी कॉमन बिजनेस जो बहुत से लोग कर रहे होते हैं। हमारे घरों में भी आए दिन कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है किसी किस्म का। तो इनके क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए जी? आजकल बहुत रिवाज है कि हम डिजिटली इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस है और अच्छी है, अब डिजिटल प्रेजेंस भी खाली फेसबुक के पेज को लोग कहते हैं जी हम डिजिटली प्रेजेंट हैं। जो बच्चे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आई डोंट नो आप किस स्टेज के ऊपर हैं, लेकिन एक पेज का होना सिर्फ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, आप उसके ऊपर कंटेंट क्या डाल रहे हैं वो आप हैं। बेसिकली आप इंटरनेट पे मौजूद हैं,
अब आपने जितना बुरा लोगो लगाया हुआ है दैट मीन्स उतने बुरे आप हैं, या जितना अच्छा कलर स्कीम यूज़ की हुई है, जितना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, जितना रेलिवेंट कंटेंट दिया हुआ है, वही आपके लिए सक्सेस जो है वो कंसिडर। रेलेवेंसी, ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉपर जो आपकी है डिटेल सर्विसेज की वो सारी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मुझे एक साहब ने कराची से कांटेक्ट किया, वो अपनी एक केटरिंग कंपनी रन कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया, ये मैं छोटी छोटी बातें या स्टोरीज़ इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को अपने मुताबिक कोई रेलिवेंसी या कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी उनके ये मसाइल हैं और सेल नहीं बढ़ रही, बिज़नेस नहीं आगे आ रहा, बस गुजारा लाइक चल रहा है और ही इज़ मेकिंग एवरी एफर्ट। सो मैंने जब उनका कोलेट्रल देखा, जब मैंने उनका लोगो देखा, जब मैंने उनका कलर स्कीम देखा, जब मैंने उनका पेज देखा, जब मैंने और चीज़ें देखी, तो वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थे। यानी मैं जिस वक्त अपने क्लाइंट्स की चीज़ें रिव्यू कर रही होती हूँ तो मैं बेसिकली कस्टमर बन के रिव्यू कर रही होती हूँ कि एक कस्टमर इसमें क्या देखेगा। तो अगर मेरा नाम ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है या मेरे नाम में ही इतना मसला आ रहा है कि दूसरा बंदा मेरा नाम ही नहीं समझ पा रहा, मैंने लिखवाया इस स्टाइल में, लोग बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, फ़ॉन्ट अजीबोगरीब किस्म के यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कलर्स बहुत अजीब यूज़ करते हैं, फिर उसमें जो मैसेज वो दे रहे हैं, यानी वो अगर एक केटरिंग कंपनी है और उन्होंने एक ही ब्रोशर छिपवाया है जिसके ऊपर सालगिरह, अकीका, वलीमा, निकाह, मंगनी, कूल खानी, 40वां, चेहलम सब उसमें डाल दिया उन्होंने, तो आपको लगता है कि क्या कोई सेंस बन रही है इस बात की? सो आपने देखना है कि मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि भाई आप जब आप इवेंट्स के लिए, शादी ब्याह के लिए आप अपनी कोई प्रोमो चलाते हैं तो आपका क्रिएटिव इस तरह का होना चाहिए। फिर अगर आप अफसुर्दा मौक़ों के लिए भी सर्विसेज देते हैं तो तब आपका मैसेज इस तरह का होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड मैसेज आप हर जगह चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे क्या नताइज निकलेंगे? यस, जब आप जिस तरह की क्लाइंट या मार्केट को डील कर रहे होते हैं, मासेस में जब आप जाते हैं, जब आपके पास बड़ी तादाद में कस्टमर्स हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंगली आपको आपको उसी के अंदर कैटेगराइज करना पड़ता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ यहाँ करनी है, मुझे ये चीज़ यहाँ नहीं करनी है। अब आप अगर कह रहे हैं कि आप चेहलम पे सर्विसेज देते हो और पीछे ब्राइट रेड कलर का आपने कलर यूज़ किया हुआ है और उस पर गोल्डन न्यू लाइनें भी हैं, तो मैसेज क्या जा रहा है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो डिजिटल प्रेजेंस के हवाले से आपको इफ़ेक्टिव होने की ज़रूरत है। ऑथेंटिसिटी, अगेन इसके अंदर ऑथेंटिसिटी भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ होती हैं, शादी ब्याह, और इसमें एक इमोशनल बड़ी एक चीज़ होती है। हर शख्स चाहता है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की शादी बड़ी अच्छी तरह हो, इवेंट मेमोरेबल हो, प्लस अफोर्डेबल भी हो, तो उसको एक यकीन दहानी चाहिए होती है और उसको चाहिए होता है कि यार मैं जिससे रब्ता कर रहा हूँ वो बंदा तो ट्रूली इतना क्रेडिबल लग रहा है, वो कंपनी ट्रूली इतनी क्रेडिबल लग रही है कि मुझे जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अनडू करे और अगले दिन शादी फिर रख ले। इवेंट उसका ख़राब हुआ मीन्स तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, पैसा भी ज़ाया हो गया और रेपुटेशन भी हर्ट हुई। अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्योंकि अब आपको पता है कि शादी ब्याह और ये इवन इवेंट्स के अंदर भी इतनी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी तरह की वो क्या कहते हैं SMDs लग रही हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं और बेशुमार पता नहीं क्या क्या कुछ है। सो आप यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड। ऐसा ना हो कि उसको जो आपका कस्टमर आया, जब आपने उसको दिखाया कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो उसे लगे कि पता नहीं मेरे अब्बा के टाइम पे भी यही थी और आज ये मेरे टाइम पे भी यही है। तो आप यू हैव टू हैव अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं जी इवेंट मैनेजमेंट या केटरिंग कंपनीज़ वाले अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए? जी कोई क्वेश्चन था आपका? जी अच्छा जी, जैसे कि पहले बात की कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसकी इमोशनल नीड्स को,
जो कस्टमर आपके पास आया, प्लस उसकी अफोर्डेबिलिटी को, वो प्राइस क्या चाह रहा है। इसके लिए आप टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई शादी का फंक्शन बहुत अच्छा करवाया और वहाँ से आपको किसी ने, आजकल तो बड़ा आसान है, आप अपने कस्टमर की एक छोटी सी वीडियो बनाएं। उसने कहा जी ये ABC कंपनी ने बहुत अच्छा इवेंट करके दिया, हमें कोई फ़िक्र नहीं थी, सब बेहतरीन हुआ, प्राइस अच्छी है, टेस्ट अच्छा है। जो कस्टमर आपके लिए कह सकता है वो खुद आप अपने लिए नहीं कह सकते। रिव्यूज़ ले लें, वीडियोज़ ले लें, कमेंट्स ले लें, यस कोई लेटर बनवा लें, कुछ कर लें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग। आप अपने बारे में जो मर्जी कहते रहें, जो दूसरा कहेगा वो अपील करेगा आपके बाकी कस्टमर्स को। सो ऑलवेज गेट टेस्टिमोनियल्स, रेफरल्स भी आप ले सकते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट्स अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप गेस्ट्स को दे सकते हैं। अक्सर शादियों पे आप देखते होंगे कि वो कार्ड रखे होते हैं उन्होंने मेज़ पे, या कोई ब्रांडिंग ऐसी वो कर देते हैं जिससे पता चल रहा होता है कि ये फ़लाँ कंपनी है और इसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। प्लस आपके पास जो क्वेरीज आती हैं, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आया है वो आपके साथ साथ और भी 2-3 इवेंट मैनेजमेंट या केटरिंग कंपनीज के पास गया है, उसने और जगहों से भी रेट्स लिए हुए हैं, वो बजट भी देख रहा है। अच्छा, अब आपने अगर अपना फॉलो अप रखा है तो हो सकता है उसके सवाल में जो सवाल उसके जहन में आया, चूंकि आपने फॉलो अप रख लिया था, आपने उसे कॉल करके पूछा तो वो जवाब उसे आपसे मिल गया, वो उसको छोड़ के आपके साथ आ गया। क्योंकि कस्टमर को एक सर्टेन अटेंशन चाहिए होती है, वो टेंशन जहां उसको मिलती है फॉलो अप लोग नहीं करते। और सेल्स में एक बेसिक चीज़ है फॉलो अप। और फॉलो अप को भी इस तरह से जहन में रखें कि इतना भी ना करें कि वो बेचारा तंग आके आपको या ब्लॉक कर दे और या आपसे माफ़ी मांग ले। तो फॉलो अप भी बैलेंस्ड होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। मुनासिब वक्त देख के कॉल करें या मुनासिब चैनल यूज़ कर लें, व्हाट्सएप पे आप उससे पूछ लें। तो फॉलो अप अपनी क्वेरीज को लिखें और उनके ऊपर फिर प्रॉपर फॉलो अप करें। दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर सेल्स। फीडबैक लें। जी, मैं ये लास्ट के बाद आपको मौका देती हूँ। फीडबैक ज़रूर लें। जहाँ भी कहीं आपने इवेंट करवाया है वहाँ पे आप उनसे फीडबैक लें कि जी इसमें और क्या बेहतर हो सकता था। हो सकता है वो कोई आइडिया आपको दे दे कि यार ये तुमने यूँ किया था, ऐसे कर लेना अगले फंक्शन में, या ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह कर लेना। क्योंकि उसी जैसे किसी कस्टमर से आपका वास्ता फिर पड़ना है, तो जो लर्निंग आपने यहाँ से ली वो लर्निंग आपकी आगे अप्लाई हो सकती है। जी, आपने कहा कि हम कोई चैनल यूज़ करें जैसे कि व्हाट्सएप कस्टमर्स के फीडबैक के लिए या उनको अपनी अनाउंसमेंट्स के लिए कि हम जो भी चीज़ फोकस कर रहे हैं। मैंने कुछ ग्रुप अपने व्हाट्सएप में कुछ अनाउंसमेंट ग्रुप बनाए मैंने, अब उसमें कुछ कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं, जबकि उनको मैं हफ्ते के 10 बार एक मैसेज आता हूँ। उससे भी 2-3 कस्टमर ने बड़ा रिव्यू दिखाया कि आप क्यों बार बार काम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, मतलब कस्टमर को कितना होना चाहिए हमारा कि वो हम करें। देखिए, एक तो पहले ये देखें कि वो ग्रुप जो है वो मुतल्लिका है भी कि नहीं, उसके अंदर जो लोग आपने डाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हम रॉन्ग डोर नॉक करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कस्टमर प्रोफाइलिंग प्रॉपर नहीं हुई। मैं इतने बिजनेसेस के साथ बात करती हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं जब उनसे पूछती हूँ आपका कस्टमर कौन है, दे आर अनएबल टू आंसर। दे आर अनएबल टू आंसर। वो कभी कहते हैं सब हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये है। कस्टमर पर्सोना का वर्ड शायद आप में से किसी ने सुना हो। यस, एक फिक्टिशियस पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये बंदा जो है ये मेरा कस्टमर है, तभी आप कैंपेन कर सकते हैं। आपसे लोग इरिटेट इसलिए हो रहे हैं कि या तो वो मुतल्लिका नहीं है, ठीक है, या आप जिस अंदाज से जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या जो मैसेज दे रहे हैं वो रेजोनेट नहीं कर रहा उनको।
टाइमिंग ऑफ द मैसेज भी काउंट होता है। टाइमिंग ऑफ, यस देयर आर सो मैनी। देखिए कम्युनिकेशन मैं पढ़ाती हूँ लोगों को, तो उसके अंदर एक होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम उर्दू में पढ़ते थे हवाला मतन। ठीक है जी, हवाला मतन ये होता था कि जी किस टाइम पे कहाँ, लोकेशन क्या थी वगैरह वगैरह, ताल्लुक क्या था जिससे कम्युनिकेट कर रहे थे। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस टाइम पे जो है वो मैसेज। मेरा ख्याल है कि मैं हर दूसरे दिन ग्रुप लीव करती हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ से लोग ना ग्रुप्स में डाल लेते हैं। अब उन ग्रुप्स में मुझे समझ नहीं आती कि ये ग्रुप्स में इन्होंने मुझे क्यों डाला है और इधर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कोई मशरिक की बात कर रहा है, कोई मगरिब की कर रहा है, कोई कुछ बीच में अपनी ऐड चला रहा है, कोई अपना कुछ और कर रहा है। और मुझे भी बिल्कुल रिसेंटली एक साहब ने बड़ा रिक्वेस्ट करके कि मैम आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। जब मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे 3 दिन बाद मैंने वो ग्रुप लीव किया और उनका मुझे फ़ौरन मैसेज आया, जी कोई गलती हो गई हमसे। मैंने कहा जी आपसे बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई, मुझे मकसद तो बताएं कि मुझे आपने इस ग्रुप में क्यों डाला है, क्यों डाला है। मैं ये काम जो काम करती हूँ पूरी दुनिया जानती है, या तो मुझसे कोई फ़ायदा ले लें, नहीं तो बिला वजह सारा दिन बीप कर रहा है, मुझे क्या ज़रूरत उसकी। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि क्या आपके लोग रेलिवेंट हैं। अगर वो लोग रेलिवेंट हैं थोड़ा सा सोच के, तो फिर क्या आपका मैसेज अप्रोप्रिएट है जी। रेलेवेंसी का इशू हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो जितने कॉन्टैक्ट्स मेरे पास थे, हाँ मैं उन सबका ग्रुप बना लिया। यस, देखिए आपको यही पता चल गया। सो ट्राई टू टेक ओनली द पीपल जो आपको लगता है कि आपके काम से मुतल्लिका या आपका प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। एक और बात है भी, ये भी तो है ना, अगर हम तो ग्रुप बनाते हैं तो हमारा ये मतलब मैं यही सोचूंगा कि ये मैसेज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। बात वही आपके वाली आ गई कि जो लोग उसमें रेलेवेंट नहीं भी हैं वो उन तक भी चल जाएंगे और वो फिर मतलब कि वो 2-3 दिनों बाद, हफ्ते बाद, वीक बाद वो लीव कर देंगे। लीव कर देंगे, लीव तो वो कर देंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने साइड से सोचूं ना, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हर लोगों के पास मेरा मैसेज पहुँचे। जी, हर लोगों के पास नहीं। लेट मी करेक्ट यू, जो आपसे जिनका ताल्लुक है। आउटरीच का मतलब ये नहीं है कि 1000 बंदे तक मेरा मैसेज चला गया और उस 1000 में से एक ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं 10 को भेजूं और मुझे 2 का जवाब आ जाए, ये ज़्यादा बेहतर है जी। यस, आपको राइट। कोई बात कर रहे हैं आपस में जी जी। अगर आपकी रेलेवेंसी है भी, आपकी ऑडियंस रेलेवेंट है, बट आपकी टाइम टू टाइम नीड जो होती है वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टाइम पे सब लोगों की एक डिमांड नहीं हो सकती। तो उसका ये किया जा सकता है कि आप उसमें से शॉर्टलिस्ट करके उनको इंडिविजुअली अगर मैसेज कन्वे कर ले हाँ। तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप फील करते हैं कि यार इसकी नीड मतलब नियर अबाउट रेलेवेंसी, तो उसको अगर टच कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत वैलिड इन्होंने बात की है जी। कोई इंटरेस्ट भी शो कर रहा है तो जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मेहनत करनी पड़ती है सेल्स में। इफ़ यू थिंक कि आपके ग्रुप में से आपको 10 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कुछ उसमें हॉट लीड्स बन गई हैं, कुछ वार्म लीड्स हैं और कुछ कोल्ड तो लीड्स आपने फारिग कर दी, तो फिर आप उन हॉट लीड्स का और वार्म लीड्स का सेपरेट एक ग्रुप कर लें। उनको वो जैसे हम फ़नल कहते हैं, सेल्स फ़नल से अगर आप लोग वाकिफ़ हों, वो फिर एक नया लंबा चैप्टर ओपन हो जाएगा तो हम डेविएट करेंगे। तो सेल्स फ़नल में ऐसे ही होता है कि ऊपर बहुत वाइड होता है, जैसे जैसे वो बायर की जर्नी नीचे की तरफ जाती है तो आपके वही रह जाता है जो असल में आपका कस्टमर होता है जी। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 2010 में मेरी बेटी की शादी थी। मैं बाहर था तो लाहौर आया, तो मैरिज हॉल में एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो उसने इस कदर बेहतरीन जो समझे बिहेवियर एड्रेस किया कि ये तो मेरी बेटी है, मैं वही करूँगा जो आपकी ज़हन में होगा, इस तरह स्टेज बना लिया। बहुत अच्छा मिला जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट इकोनॉमिकल भी था, कोई एक्सपेंसिव भी। लेकिन जब मैंने 4 साल तक बेटी की शादी मैंने तो वहीं कर ली, तो 4 सालों से याद रखा कि मैंने बेटी की अब आपकी बेटी। तो ये भी टेक्निक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सेल्स इज़ अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप। उसने आपसे रिलेशन रखा, ठीक है जी। कुछ कह रहे थे
जी। एक तो आप जो सेल्स की बात करें कि मेकिंग रिलेशनशिप, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, टारगेट मार्केट को साइकोलॉजिकल अप्रोच से स्ट्रक्चरली अप्रोच करना, ठीक है। अब आप बार बार ये भी मेंशन करती हैं कि मैंने मार्केट में देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उन्हें अपने कस्टमर का नहीं पता। तो जहाँ हॉप नॉच एक अप्रोच होती है, मुझे तो वो कंफ्यूज कर देते हैं कि मुझे पता है कि मैंने चीज़ बेचनी थोड़ी बहुत जितना मुझे आता है किस तरह बेचनी। अब एक अच्छी खासी इंडस्ट्री खुली हुई है, लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे थे ना, खुद करते हैं, वो साथ वाले को करने देते हैं, और अगर स्ट्रक्चर चलो तो वो मसला बन जाता है, ये गलत कर रहे हैं, ये भी होता है। तो कैसे एड्रेस किया जाए जहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशन? मुझे थोड़ा सा अपना क्वेश्चन अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दें तो मुझे आसानी होगी, मुझे थोड़ा समझ नहीं आई। मुझे सेल नहीं करनी आती, ठीक है, मुझे मेरे कस्टमर का नहीं पता, ठीक है, ठीक है। आपको बता, आप कहते हैं इस तरह करें, लेकिन वो कहते हैं जी मैंने ये सारा कुछ खोला हुआ है, मैं तो यूज करूंगा, आप गलत करें, किसके रिजल्ट से प्रोड्यूस हो गए? कौन कहता है? कस्टमर कह रहे हैं? ठीक, जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, हाँ। तो बेच है, अब उसी के साथ है, उसी का पार्टनर कह रहे हैं, उसी का वो उतना ही इक्वली वो है, वो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर चलते हैं जो आप कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे ही चले, उसे नुकसान भी हो रहा है, वो साथ वाले का वो ये रैशनल अप्रोच किस तरह पैदा की जाए जहाँ 3-4 लोग वो कर रहे होते हैं, ये जो आपने बात की बेचना कैसे बताया जाए, बेचना ऐसे? जी जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है, मैं कोशिश करती हूँ आपको इसका मुनासिब जवाब देने की। नूरजहान का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी जो सिंगर थी, तो उन्होंने कहा कि जी गाना अगर समझ के गाया जाए तो बड़ा मुश्किल है, बगैर समझे गाया जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। सेल्स कोई फार्मूला नहीं है कि आपका 2+2 हमेशा 4 ही आएगा। सेल्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है। जो एक समुंदर है जिसमें आप जितना दूर जाते जाएंगे आप पे चीज़ें ओपन अप होती जाएंगी, चीज़ें खुलती जाएंगी। एक टेक्निक जो आपकी कहीं कारगर है, ज़रूरी नहीं कि वो इनके बिजनेस में भी उतनी ही सक्सेसफुल हो, तो आपको अपना फॉर्मूला खुद फाइंड आउट करना है कि क्या बिजनेस में कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या चीज़ हो रही है। मैंने सालों सेल्स के लोगों के साथ काम किया है और हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी वो ये थी कि एक तो हार्ड वर्क, कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, येट ये फॉर्मूला नहीं है। तो जी इनकी बात पूरी होगी, पूरा मिल गया हिसाब का? जी मैंने कोशिश की। जी आप बताइए। हाँ। मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि हम सेल करते हैं जी, इसके बदले में हमें पेमेंट या पैसे भी मिलने चाहिए। मैं स्पेशली जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, छोटे पैमाने पे अगर बात हो रही है तो उसको आसानी के साथ वो लोग पैसे देने में जब हम उनको सर्विसेज देते हैं, लेकिन पेमेंट देने में उनके इतने बहाने होते हैं, इतने एक्सक्यूजेज होते हैं, तो उनका क्या किया जाए? अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि हर महीने 30-40-50 हज़ार रुपया लोग लेके भाग जाते हैं। और दूसरा एक मैं बात का तो बड़ा हैरान होता हूँ कि उनके पास पैसा भी है और सब कुछ है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो उनके एक्सक्यूजेज उनको फेस करना पड़ता है, पेमेंट डिले कर देते हैं जी जी। और बहुत ज्यादा जो है एनर्जी। देखिए मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसानी से बात आपके गोशुमार करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए के आज की डेट में ऑर्डर हैं, वो मैंने सेल करनी है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें से जाहिर सी बात है कि मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। जी जी बिल्कुल। वो 1 लाख अगर लोगों ने अपने पास होल्ड किया होगा जी जी, तो मैं कहां से वो 1 लाख लाऊंगा अपने दूसरे कस्टमर्स को जो नए हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, नए कस्टमर्स भी ऐड करते हैं और पुरानों के साथ भी रिलेशन सही रखते हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है उसका कोई हल आप बता सकते हैं? देखिए हाँ, देखिए ये आपके ये मसला तो बहुत जेन्युइन है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़, इखलाक की कदरें
काफ़ी कम हैं और लोग बड़े बेदरेग हो के, बड़े बेरहम हो के किसी दूसरे का हक रखने की कोशिश करते हैं, पेमेंट नहीं दे रहे टाइम पे। और ये आपका मसला नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसेस में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप हाल तो होंगे ना, हाल की तरफ देखिए, हल ये कि आपने इसी मार्केट में काम करना है। आप कस्टमर को भी चेक करें ना, अगर आपको पता है कि ये कस्टमर ने पहले मेरे साथ ऐसे किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट तय करें। पॉलिसी मेकिंग का मसला है। देखिए, आपको पता है यार ये एक बंदा है, ये 15 दिन लेट करता ही करता है, तो आप उसे बताएं कि फिर हाँ तुम्हें मैं ये चीज़ इतने नहीं इतने में दूंगा, या नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दें। आउटरीच आपकी बढ़ जाती है, आप बुरे कस्टमर्स निकाल दें। लेकिन बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ लोग इतने अच्छे नजर आते हैं, आप कहते हैं वाह, जी जी जी, 3 माह बाद 4 माह बाद सुनकर यही चेंज हो ये तो आपने जो बात छेड़ी है ना, इस पे हर बंदे के पास 2-2, 4-4, 5-5 वाकयात होंगे, मेरे पास भी हैं कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द डील। हम कहते हैं दिस इज़ पार्ट ऑफ द डील, तो हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम मुहतात रह सकते हैं, हम खुद की एहतियात कर सकते हैं, अपने आप को एक कवर दे सकते हैं, असेस कर सकते हैं, रिस्क असेस कर सकते हैं। बैंकों से लोग कर्जा लेके भाग जाते हैं, खा पी लेते हैं, बैंक कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता। जी, आपको मैं जी इनकी बात के बाद में जी अब एक है, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है इन्वेस्ट किया, 5 लाख मेरा बजट था, उसमें मैंने इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू किया, जिस तरह मेरे भाई ने बात की है। अब उसमें से जो मैंने सेल किया है, मेरा 3 लाख जो है लोगों ने होल्ड कर लिया, अब मेरे पास 2 लाख रह गए। अब मेरा तो सारे जो जमा पूंजी खर्च कर दी, वेरी, अब वो 2 लाख को मैं क्या करूँगा, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपनी सेल को कहाँ से बढ़ाऊँ जब मेरा 3 लाख मार्केट में। जी जी जी, इसके लिए उनकी बात सही है कि ये जो मेन इशू है हमारे पाकिस्तान माशरे का, एक माहौल ऐसा बना हुआ है, इसका सोल्यूशन जो है आप हमें बताएं, क्योंकि हर बंदा इस मसले में फंसा हुआ है। देखिए, मैं हाँ नहीं, वो मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि अपनी अपनी एहतियातें। देखिए, मैं भी बिजनेस करती हूँ ना, दिस इज़ माई बिजनेस। मैं कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग्स करती हूँ, मुझे भी क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स में कंपनियां भी होती हैं। जैसे देखें ना, एक डॉक्टर के पास बंदा जाता है, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम उसको बीमारी बतानी है, जी, डॉक्टर के काम का उसका सलूशन क्या है, तो ये प्रॉब्लम तो हमारा है, हमें तो आपको बताना जी, है। मैं डॉक्टर आपको बताना है कि जी बिल्कुल, मैं आपको बताने की ही कोशिश कर रही हूँ। 76 वर्ष से ऐसा हाल है। अच्छा, हाँ, देखें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कस्टमर्स, रिकवरीज, पैसे ना मिलना, मार्केट से पैसा चला जाना, ये आपके बिजनेस का पार्ट है। अब आप कितने मोहतात रह के प्ले करते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ कि हम कंसल्टेंट लोग हैं, ठीक है, मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं और उनमें से 90% की ख्वाहिश ये होती है कि मैं उनको फ़ोन पे ही झटपट उनके मसले का हल बता दूं और उन्हें मुझे कुछ पे ना करना पड़े। ये मैं आप सबको ऑनेस्टली बता रही हूँ। मुझे कौन लोग कांटेक्ट करते होंगे? ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग कांटेक्ट करते होंगे, अच्छे लोग कांटेक्ट करते होंगे। तो जब उनमें ये रुझान है तो मैं क्या कहूँ कि जहाँ छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं वहाँ पे लोग क्या करते होंगे आके। तो आप एक तो कोशिश ये करें कि थोड़ी सी, जैसे रिश्ता करते वक्त लोग जांच पड़ताल करते हैं, आप किसी के साथ किसी डील में जा रहे हैं, लिख पढ़ के करें, कोई सिक्योरिटी रखें कि हाँ भाई ये इस तरह से है, तो ये मुझे इतने दिन में पेमेंट ना आई तो फिर ये तुम्हारी ये चीज़ फिर मेरे पास रखवा के जाओ, कुछ कोई ऐसी एहतियात। हाँ जी जी, ये अगेन मैं पता क्या बात है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग आपस में बाद में बाहमी तौर पे डिस्कस करके एक दूसरे को सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जी, सेल्स नंबर वैसे अगर मैं अपना नंबर देके सेल्स का बढ़ा रहा हूँ, मुझे रेवेन्यू उस तरह से नहीं आ रहा, व्हाई शुड आई बी क्रेडिट? मेरा अगर सेल्स का वॉल्यूम कम हो रहा है तो मेन चीज तो आई नीड कैश फ्लोज। यस, मैं क्रेडिट पे बेचूं कि मैं कैश पे रखूं? मेरा अगर कस्टमर कम होता है, सेल्स कम होती है, इन द एंड आई एम गेटिंग ऑन कैश, तो मैं क्रेडिट यही क्यों रहा हूं? के देखिए, मार्केट का नॉर्म है, आई डोंट वांट टू गिव लो ले लेना भाई, सॉरी। बिल्कुल, दिस इज द राइट अप्रोच। मैंने 3 साल एक क्लाइंट के साथ काम किया, बहुत आते थे, मैं नहीं करती थी, मैं अभी भी यूं ही करती हूँ,
मैं नहीं करती काम। ओ भाई मैंने काम करके पैसे के लिए इसके पीछे पीछे भागना है तो मैं इसके साथ काम ही क्यों करूं? मैं ऐसे के एक थोड़ा खा लेती हूँ, मुझे गारंटी तो होगी कि हाँ यहाँ से मुझे पैसे आने हैं। देखिए ये जजमेंट तो आप कर सकते हैं, दुनिया आपने देखी है, आपके सामने ये सारा का। पाकिस्तान में आप आज से तो नहीं रह रहे, साल से आप रह रहे हैं। यहाँ अच्छा बंदा भी मिलेगा, बुरा बंदा भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे लोग आपसे पैसा ले जाते हैं, या आपको मंथली देंगे, 1 महीना देते हैं, उसके बाद पैसा बंदा भी गायब, पैसा भी गायब। 1985 मैंने पेंट्स बनाना काम किया, तो मैं आके में पेंट बेचता था सेल पर। तो जब मैं पेमेंट लेने जाते थे तो कहते और लाओ, वो तो बिक गया, नहीं और लाओ वो बिक गया। यस, वो जान के करते हैं, आपका कुछ पैसा नीचे लगा के रखते हैं ताकि आप उनकी सप्लाई बंद ना करें। ठीक है, एक पेमेंट निकालेंगे तो एक नीचे लगाई होगी। सो ये कुछ डर्टी गेम्स हैं जो हमारे यहाँ पे कल्चर का हिस्सा बन गई हुई हैं। अपने आप को बचा के, ही इज़ राइट कि आप मत करें क्रेडिट पे काम, कैश पे काम करें। सर एक्चुअली मैं भाई ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन जब आप क्रेडिट पे काम नहीं करते तो आपकी सेल भी नहीं बढ़ती। कोई ना कोई एक चीज है ना वो दूसरी। आप क्या काम करते हैं? मैंने बताया ना निम्को ड्राई फ्रूट्स का। निम्को ड्राई फ्रूट्स है, उसी हवाले से निम्को ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। आप किन्हें देते हैं? कंज्यूमर्स को? जी डायरेक्टली हम बेकरीज, जनरल स्टोर, बेकरीज को देते हैं, B2B को देते हैं ना, यानी आप कस्टमर को तो नहीं देते, तो आपसे क्रेडिट पे उठाते हैं और बाद में पैसे नहीं देते। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके देखें उनके साथ। ठीक है, आपको शुरू में लगेगा कि मेरी सेलें गिरी हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि आपकी सेलें जो गिरी थी वो गिरी रहनी थी। बेहतर है आपके पास ये आया और फिर आप सॉर्ट कर लेंगे। कहे यार 15 बेकरियों से काम करने से बेहतर है मैं 3 के साथ कर लेता हूँ या 2 के साथ कर लेता हूँ, कम से कम मेरे पैसे तो आ जाते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड ही हो कि आप जनाब लोन पे देंगे तो हम लेंगे, पूरी मार्केट का ट्रेंड आपका ये है। देखिए हैं कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो क्रेडिट के बगैर नहीं चलते, वो अगेन यू हैव टू सी योर बिजनेस, योर इंडस्ट्री, द मार्केट डायनेमिक्स, उन सब के बेस के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, अपने लिए वे फॉरवर्ड खुद डिसाइड करें। उसके दुकानदार का मैडम सबसे बड़ा हथियार होता है कि जो उसके पास सेलर आया वो उसकी प्रोडक्ट को नीचे लगा देता है, तो आगे फिर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की कीमत के मुताबिक सामान लेता रहे। एक बार कोई शख्स दे सही इनको, फिर ये उसको अपने पास से निकलने नहीं देते, और यूं वो आदमी फिर नीचे लगता और फिर ये दुकानदार एक दूसरे को खबर करते हैं, वो फलां आया, इतने की बात हुई है, मेरी उससे ज्यादा पैसे मत देना, सही उधार पे मत लेना। सही, उस वक्त यही बात होती है कि आदमी किसी तरीके से वो वक्त गुजार ले। ठीक है, चले जी। मैंने मैडम चिप्स बेचा 3 साल, और उसमें मुझे एक दुकानदार ने अपने ही 2 भाइयों का ये फार्मूला बताया कि किस तरह ये किसी को अपने नीचे लगा लेते हैं, और मैंने 3 महीने वो बड़ा कड़ा वक्त गुजारा, और उसके बाद मैंने कभी किसी को उधार बिल्कुल नहीं दिया, मेरा अच्छा काम चला। जी फेस चेंज करना भी पॉलिसी जी, फेस चेंज करना, बंदा चेंज करना, एक चेन बनाइए, आपने क्रेडिट ज्यादा हो गया, अब आप नहीं कर सकते, आपका रिलेशन है, तो आप एक मैनेजर, एक बंदा अप्लाई पॉलिसी बना दें, उधार नहीं मिलता, और प्रोडक्ट को मजबूत करें, जी, और उसका रेट इकोनॉमिक, हाँ, उसकी जरूरत बन जाए ना, वो फिर कैश पे आपसे लेके जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दें, बिल्कुल पैसे देता है उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें क्या मेरा पर्सनल बिहेवियर होता है, अगर मैं लोगों के साथ वादा खिलाफी करता हूँ, मैं लोगों के पैसे खा जाता हूँ, तो क्या उसके रिएक्शन में भी ये ऐसा हो सकता है? जाहिर बात है, हम वो एक तो कहते हैं ना कि जो बोओगे वही काटोगे, तो अमल का रद्द अमल भी हो सकता है वो आपसे हैप्पी ना हो सकता है आपने मिसकमिट किया हो सकता है कुछ ऐसे सिनेरियोस भी हो। ठीक है जी, कारोबार को रहने दें और उसको दीन के साथ ना करें, कारोबार की पॉलिसी बनाए। जस्ट देखिए मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका तो क्रेडिट नहीं होता, ₹1 का भी नहीं होता, वो तो चीज लेके आते हैं, उनको पता है पैसे देने तो चीज मिलनी है। नहीं MNCs में क्यों नहीं होता क्रेडिट? 6 to 8 वीक्स वो लेते हैं, बट 6 to 8 वीक्स में आपके पैसे दे देते हैं। वही बात की ना कि क्रेडिट वहां पे भी होता है, वहां काम हम जैसे करते हैं काम, हमें पता होता है इस कंपनी में पैसे नहीं खाने, तो हमें कोई उससे ज्यादा ऑफर कर रहा होता है, और लेकिन कंपनी हमें पता होती है कि ये कोई, तो हम नहीं करते। सो अगेन यू कैन मेक अ चॉइस, यार मैं थोड़ा खा, मैंने आपको पता है मैंने 3 साल एक क्लाइंट के साथ काम किया, मुझे पता था इसने मेरे पैसे दे देने, देर से दे देगा,
मैं बहुत से क्लाइंट्स के पीछे जाती और उस स्ट्रेस में रहती, उस टेंशन में रहती। चले जी, हमने काफ़ी टाइम इसके ऊपर गुजार लिया, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। रिटेल क्या होती है जी? व्हाट इज़ रिटेल? एंड यूज़र को सेल करना, द जगह जहाँ से आप रिटेल बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल्स को कहते हैं, जहाँ पे आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट एंड यूज़र को सेल करते हैं। लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है कि एंड यूज़र ही लेके जाए, हो सकता है आपसे कोई और भी ले जाए और बाद में उसको बेच दे, बट नॉर्मली एंड यूज़र्स ही लेते हैं वहाँ से, होल सेलर्स या फर्दर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग नहीं लेते। अब कुछ रिटेल बिजनेसेस मैं डिस्कस करने से पहले कुछ चाहूँगी कि हम बात कर लें कि रिटेल सेलिंग जो है उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, फिर हम वन बाय वन कैटेगरी वाइज बिजनेसेस पे जाएंगे। बेसिकली रिटेल का सबसे बेसिक जो असूल है वो ये है कि अमेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? व्हाट इज कस्टमर एक्सपीरियंस? कस्टमर की नेचर को समझना। अच्छा, और कोई साहब? कस्टमर आपकी चीज़ से कितना सेटिस्फाई हो रहा है उसको देख के उसकी सेटिस्फैक्शन किस होती है। कस्टमर का आपके साथ तजर्बा कैसा रहा, दिस इज कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर, आप एक स्टोर में एंटर होते हैं, किसी ब्रांड में आप एंटर होते हैं, एसी चल रहे हैं, लोगो लगा हुआ है, तमीज़ वाला स्टाफ है, बियांस है। आप जैसे ही एंटर हुए उनका बंदा आ गया, जी सर, मैम, आपको क्या चाहिए? एंड यू आर फीलिंग दैट आई एम समवन हु हैज़ बीन गिवन वैल्यू बाय द स्टोर। आप आगे गए तो उनका डिज़ाइन सब बहुत अच्छा था, आपको एक अच्छी फील आई, आपको यस आपको अच्छा लगा वहाँ आके, दिस इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस। फिर आपने वहाँ से, दिस इज़ पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, फिर आपने वहाँ से चीज़ें सिलेक्ट करनी शुरू की, वो चीज़ उठा ली, प्राइस आपकी मर्ज़ी की थी, प्राइस पे की, आप घर आए, आपने यूज़ किया, वो क्वालिटी अच्छी थी। ये सारा कस्टमर एक्सपीरियंस है, जितना उसका ताल्लुक आपके साथ रहा, दिस इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आप जब अभी भी किसी जगह पे जाते हैं तो आप सबसे पहले यही चीज़ें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली देख रहे होते हैं। तो रिटेल या पॉइंट ऑफ सेल्स की सक्सेस जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एम्बियंस अच्छा हो, कंसिस्टेंसी हो, ये ना हो कि एक दफ़ा गए थे तो बहुत अच्छी थी दुकान, अगली दफ़ा गए तो सफाई नहीं थी हुई या स्टाफ उतना अच्छा नहीं था, आपके साथ फौरी तौर पे आपको इंगेज किया गया, पूछा गया जी आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या दिखाएं हम, इंटरेस्ट, विलिंगनेस, एडवाइस। जो वहाँ पे लोग हैं, आप किसी क्लोथिंग ब्रांड में जा रहे हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं जी आप ये नहीं, यहाँ लें, यहाँ पे 30% ऑफ है, यहाँ पे आप विंटर के हैं, यहाँ ऑफ सीज़न के हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती हैं। अब आप एक चीज़ देखें कि आप अक्सर ये क्लोथिंग ब्रांड्स में, वैसे मेरे साथ होता है एंड आई रियली फील बैड, कि वो आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। आप कुछ देख रहे हैं पसंद, तो वो बंदा एक आपके ना साथ साथ चलना शुरू कर रहा है। अच्छा, हाथ में उसने पकड़ा हुआ मोबाइल, चल वो आपके साथ रहा है और साथ साथ वो अपने मैसेज कर रहा है। अब वो दिखा अपनी मैनेजमेंट को ये रहा है कि मैं इसको बड़ा अच्छा अटेंड करूँ, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट अटेंडिंग मी, ही इज़ रादर बॉदरिंग मी, क्योंकि मैं फ्री नहीं फील कर रही ना। मैं अपनी मर्जी से, हो सकता है 5 मिनट एक चीज़ को देखने में लगाने हो, वो मेरे सर पे खड़ा है तो मुझे ये है कि जी मैंने इसको जल्दी बताना है कि मुझे क्या चाहिए। सो ये चीज़ नेगेटिव शुमार होती है। वेयर एज उसको आप पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए अपने कस्टमर पे, बट ऐसे तरीके से जो गैर महसूसाना हो, आपको बर्डन फील ना हो रहा हो। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा मैं फास्ट करूँगी बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। की रिटेलर बिहेवियर, जैसे मैंने बात की कि उसको हेल्पिंग होना चाहिए, एडवाइजरी इन नेचर होना चाहिए। आप वहाँ पे किसी ज़रूरत के तहत आए हैं उस स्टोर तक, उस ज़रूरत को अंडरस्टैंड करते हुए आपको उसको मदद करनी चाहिए। आपकी अगर कोई राय है, आपकी अगर कोई ख्वाहिश है, तो बजाय कि वो आप पे कुछ इम्पोज करे, आपको मौका दे कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकें। समटाइम कस्टमर्स होते हैं वो जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते,
तो उनको पुश करने की बजाय जो चीज़ उनके डिसीजन के रास्ते में रुकावट है उसको दूर करें। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि मैं एक स्टोर में एक ड्रेस मुझे पसंद आया, लेकिन उन दिनों कोविड की वजह से ट्राई रूम्स बंद थे, तो आई वॉज बिट डाउटफुल कि शायद इसका साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैंने वो लड़की खड़ी थी उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा जी कि ये आप इस काइंडली मुझे इसको मैयर करवा देंगी। उसने कहा जी वो आपने अपने लिए लेना है। मैंने कहा ये आपको सही आएगा। मैंने कहा आप प्लीज़ अगर मुझे कहीं से मेजरिंग टेप ला दे तो मैं भी इसकी मेजरमेंट से नहीं मैम ये अब ये आपके लिए तो ये परफेक्ट साइज़ है। ओके, मैं उसकी इस बात से पहले 98% माइंड बना चुकी थी कि मैंने ये ड्रेस लेना है, बट उसके पुश करने से आई चेंज्ड माई डिसीजन, क्योंकि मुझे समहाउ वो लैक ऑफ फ्रीडम फील हुआ कि यार वाई शी इज़ so much dictating कि जी नहीं, और why she is so much sure about me, it's me, I can better judge कि ये मुझे आएगा नहीं आएगा क्या है। तो आप इस तरह की चीज़ें करके इस तरह के बिहेवियर से कस्टमर को या सेल्स को लूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू हैव इनफ पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड बी स्माइलिंग एट पॉइंट ऑफ सेल। सर्विस बहुत ही अहम बात है कि सिर्फ सेल्स पे ध्यान ना दें, सर्विस जो है इज़ वर्क एज अ कैटलिस्ट। अब सर्विस क्या है, सेल थी आप गए लेने, जोड़े उठा के ले आए, घर आए, मसला आ गया, वही सेलमैन के पास अब दोबारा गए तो अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है। यस, अब उसको बुरा लग रहा है कि ओहो ये आ गई एक्सचेंज कराने और मुझे दोबारा ये जो है इसमें कोई साइज़ ढूंढना पड़ेगा, and he is not giving you the due attention। तो क्या होगा, कितना बुरा फील होगा आपको, या आपका कोई डिफेक्ट निकल आया है और इतनी वो रफ किस्म की एक्सचेंज पॉलिसी है कि जी अच्छा जी पहले वहाँ फ़ोन करें, फिर वहाँ कंप्लेन लॉन्च करें, फिर यूँ करें तो फिर आपका ये चेंज होगा। तो आप कहते हैं कि ख़रीदना तो बहुत आसान था, तो एक्सचेंज और इसके अंदर जो है इतने मसले हैं। सो आप यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट दैट ब्रांड और आपकी लॉयल्टी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ग्लोबल विलेज वहाँ की अच्छी बातें क्यों नहीं होती। मैंने मैनचेस्टर में आयरन ली तो वो थोड़ी सी मुझे फील की डिफरेंस है। हाँ जी, तो हम वापस गए तो कितनी दफ़ा ने सॉरी कि वो सी टाइम कुछ डिस्काउंट भी कर जी ऐसे ही अच्छी बातें आप क्यों नहीं करते। हाँ जी, बस यही तो मसला है ना, इसीलिए वो लोग कहाँ निकल गए हुए हैं और हम कहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं। हम लोग हमेशा अपनी पॉलिसी अपने मुताबिक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, जी उतना ही वो आएगा नेचुरली। और फिर वो वर्ड ऑफ माउथ है, एक लॉयल्टी है, आपके ब्रांड की एडवोकेसी हो रही है, आप प्रॉपरली अटेंड हो, आप 10 बंदों को बताते हैं कि जी फलां जगह जाएं। हमारे यहाँ पे तो अब कल्चर ही है ना कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स से पूछूंगी, अपने मिलने जुलने वालों से पूछूंगी, इंटरनेट पे देखूंगी, रिव्यूज़ देखूंगी। तो आपको इन चीज़ों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। I would like to share my experience regarding that. I was working in Mindbridge as a customer support agent in Foodpanda, and I was visiting Singapore and Philippines and Malaysia as well. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आपका ऑर्डर 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो कस्टमर कंप्लेन अगर कर ले तो कम से कम भी उनके हैं 5 रिंगट मलेशिया के, तो 5 रिंगट की कंपनसेशन देते हैं। हालांकि टोटल ऑर्डर की वर्थ अगर कस्टमर ने वाउचर वगैरह भी अप्लाई किए हुए हैं तो मैक्सिमम 15 रिंगट होती है। अगर आप कोई बहुत बड़ी डील ऑर्डर कर रहे हैं, सही, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 रिंगट में उसकी जो टोटल मील है, वहाँ दुआएं करते होंगे क्या 1 मिनट लेट हो जाए हमारे पैसे बच जाएंगे। जी बिल्कुल है। अगर खाने में कोई बाल आ जाए या कोई और डिफेक्ट हो तो विद इन मिनट ऐसा होता है कि कस्टमर को हम दोबारा उसके लिए ऑर्डर खुद से प्लेस करते हैं। कस्टमर एजेंट जो उधर असिस्ट कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो राइटर भी असाइन करवाए और दोबारा ऑर्डर भी प्रिपेयर करवाए। सही, वेरी राइट जी, वेरी बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ यहाँ ब्रांड्स ने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना शुरू किया है, बट येट अभी बहुत टाइम लगेगा उस लेवल की कस्टमर सर्विसेज लाने के लिए। अच्छा जी, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के लफ्ज़ से क्वेश्चन आसा है आप में से कोई, व्हाट इज़ अप सेलिंग?
जिसने परचेज की या उसको एक नई चीज़ चाहिए या इसको ट्राई पहले परचेज कर चुका और आपने उसको कोई नई चीज़, ओके कोई और साहब? जी बेटा आप में से, हाँ जी। जब आपने कोई चीज़ सेल किया उससे आपने ज़्यादा क्वालिटी वैसी उसकी चीज़, दिस इज़ अपसेलिंग, यस। मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हमेशा मैकडोनल्ड की एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मैकडोनल्ड में आपसे पूछते हैं आपने रेगुलर मील लेना है कि अप साइज़ लेना है, तो क्या है, मील वही था, कीमत बढ़ गई, यानी बेचा उन्होंने एक ही बर्गर या एक ही ड्रिंक, लेकिन उसकी ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है? मैम जिस तरह एक चीज़ कोई लेने आया है तो उसे और चीज़ें भी दिखा के वो आया एक चीज़ लेने से, लेकिन उसे 4 चीज़ें और बेच जी, जैसे उसी मैकडोनल्ड पे अगर आपसे बर्गर लेने गए हैं तो उसने आपसे कहा जी आप कोन भी ले लें, आइसक्रीम भी ले लें, या इस हार्ड ड्रिंक कर दूं, आपने सिर्फ बर्गर बोला था, तो दिस इज़ क्रॉस सेलिंग। ठीक है, आप कहीं पे पैंट लेने गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये पैंट के साथ ये शर्ट भी आप ले लें, सो दिस इज़ क्रॉस सेलिंग। और अगर आप कोट लेने गए थे, सिंपल ब्लेज़र लेने गए थे और उसने वो आपको एक उसी की बेस्ट क्वालिटी में कोट ही है बट प्राइस में ज़्यादा वो ऑफ़र कर दिया, तो दिस इज़ अपसेलिंग। जैसे गाड़ियों में होता है, सिंपल वर्जन्स होते हैं, फुली लोडेड होता है, तो दिस इज़ अपसेलिंग। ये सेल्स में ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इसीलिए मैंने इन टेक्निक्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात की बट क्विकली। सो अब हम बात करेंगे फूड बिजनेसेस पे, जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन नज़र आते हैं। जैसे स्मॉल कैफ़ेज़ होते हैं, टी स्पॉट्स हैं, टेक अवे पॉइंट्स हैं, बर्गर पॉइंट्स हैं, शावरमा पॉइंट्स हैं, पिज़्ज़ा बहुत आजकल है, इसके अलावा और हर तरह का खाना, देसी इलायती जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आपके इर्द गिर्द खुले होते हैं, वो उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? तो फंडामेंटल्स में लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट, क्वालिटी एंड प्राइस। सो अगर कोई साहब ये काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो इन फंडामेंटल्स का ख्याल उनको रखना होगा, तभी उनका फूड का बिज़नेस जो है वो अच्छा जाएगा। क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं टू इंक्रीज सेल्स? होम डिलीवरी इन ऑड आवर्स, क्योंकि आजकल तो सोने जागने के वक्त ही बदल गए हैं ना, सोने के टाइम पे लोग जाग रहे हैं, जागने के टाइम पे सो रहे हैं, तो फिर वो जब जाग रहे हैं तो फिर वो खा रहे हैं, तो देन दे नीड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। प्लस क्विक सर्विस, ऑफ कोर्स आप खाना एक सर्टेन टाइम के अंदर पहुंचाना ज़रूरी है। प्रमोशंस, जैसे ये ऑफ़र्स आई होती हैं जी, बाय वन गेट वन पिज़्ज़ा फ्री, या पिज़्ज़ा विद लोडेड फ्राइज़, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं दैट हेल्प्स यू टू गेट मोर सेल। फूड सैम्पलिंग लोग करते हैं, जब वो कोई अपनी आउटलेट बनाते हैं या कुछ है, तो फूड सैम्पलिंग या फूड टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, छोटी छोटी स्मॉल सर्विंग्स, सो दैट लोग जो है उसको टेस्ट करें और उनको पता चले कि ये खाने की अच्छी जगह, और वो वहाँ पे लेटर ऑन ऑर्डर कर सकें। डील्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, लाइक कोई या ईद है, कोई त्यौहार है, कोई फादर डे है, कोई मदर डे है, तो उसके ऊपर आप कुछ ख़ास सब्सिडाइज डिस्काउंट दे के भी अपनी सेल्स को बूस्ट दे सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स या कन्वीनियंस स्टोर्स, या जिन्हें हम सेल्फ सर्विस स्टोर्स कहते हैं, जो हम सब के घरों के इर्द गिर्द कोई ना कोई मौजूद होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो इन स्टोर्स के लिए क्या फंडामेंटल्स हैं? येस, देयर लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, देयर साइनेज इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ साइनेज? साइन बोर्ड। तो जो शॉप बोर्ड भी जिसे हम कहते हैं, साइन बोर्ड भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लेआउट ऑफ द स्टोर, यानी अंदर उसके उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, कितना कन्वीनियंट है, कंजस्टेड तो नहीं है, चलने फिरने मूवमेंट में मुश्किल तो नहीं हो रही, चीज़ें ढूंढने में आसानी है, चीज़ों की जो उन्होंने मर्चेंडाइज किया हुआ है वो कितना वेल प्लान्ड है, कितने काउंटर्स हैं, किस तरह से आप एग्ज़िट एंट्री क्या है, तो ये बहुत मैटर करता है इफ़ यू आर रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड प्रॉपर पार्किंग ऑफ कोर्स। जी
साहब के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के हवाले से बात हो गई, तो एक्चुअली होता ये इसके अब क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही, पीछे से ज़ाहिर बात है कि मौसम गर्म था, जब चीज़ों की सेल बढ़ती है, कुछ मौसम ऐसे होते हैं, कुछ मौसम ऐसे होते हैं कि उनमें चीज़ों की सेल उतनी नहीं बढ़ती। जब वो मौसम होते हैं, सीजन होते हैं जिनमें सेल बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमसे लेते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की सेल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो हमसे माजरत कर लेते हैं, भाई आपकी फिलहाल 2-3 महीने सब्र करें, हालांकि हमने इस वक्त के लिए काफ़ी वेट किया होता है। तो उस वो ऑफ सीजन में आपसे सस्ता उठाते हैं और जब सीजन आता है उसमें महंगा। अच्छा, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऑफ सीजन चीजें ज्यादा ले लेते हैं चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब सीजन का टाइम हो तो फिर वो चीजें लेने में खुद की पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। शेल्फ रेंट और मोस्टली अच्छा, हाँ, ये शायद मैं आपको अपनी बात जी मैं समझ गई हूँ कि ऑफ सीजन में आपसे उठा लेते हैं, ठीक है, और फिर वो स्टोर कर लेते हैं और सीजन में आपसे नहीं लेते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी परचेजिंग कर ली होती है ना। स्टोर नहीं करते, ये प्रोडक्ट्स नॉर्मली शेल्फों पे लग जाती हैं और सेल हो जाती हैं। हाँ, स्टोर नहीं करते। अच्छा, तो फिर जब खत्म होती है तो फिर और कहाँ से लेते हैं? लेते ही हमसे हैं, लेकिन सर्दियों में हमसे माजरत कर लेते हैं। अब हो सकता है वो किसी और से भी लेते हो, कोई वो एक्चुअली जहाँ रोज चक्कर लगाते हो या हफ्ते बाद जाते हो, आपको वो सारी चीजें नजर आ रही है। वो खुद की पैकिंग इसलिए करते हैं कि उनमें जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हमें देना होता है वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। फिर आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो फिर हमें देखिए, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, लेकिन हम मजबूर हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर। आपकी इंडस्ट्री में ये चीज़ होती होगी। या तो ओवरऑल बिल ले रहे तो उस चीज का नहीं होता कि ठीक है आप पूरा साल नहीं ले रहे, आपसे कोई आप थोड़ा ना अपने कस्टमर बेस के ऊपर काम करें। मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा बातों से लग रहा है ना, ये कस्टमर चेंज नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये उसी के साथ जीना मरना इन्होंने कसम खाई हुई है। अच्छा जी, चले हम क्विकली इसको वाइंड अप करें। आप यस, हाँ, आप अपने ड्राई फ्रूट आप ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू करते? आप B2B में जो घुसे हुए हैं तो कंज्यूमर के पास जाएं, कंज्यूमर के पास जाएं, वो देन एंड देयर कैश पे करेगा आपको, आप क्रेडिट के चक्कर से ही निकल आए। चीजें जो है ना एक इन्वेस्टमेंट बेस पे होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के लिए 1 अरब रुपया मामूली सी बात हो, शायद हम में से ऐसे बैठे हों जिनके लिए 5 लाख 10 लाख भी नहीं रखता। नहीं, देखिए आपने थोड़ा सा भी मंगवाए ना 2-3 लाख का आ जाता। अच्छा जी, प्लीज़ कंसंट्रेट। आप कुछ कारोबार में फिर कुछ फेंक के ही उठाएंगे ना आप, ऐसे तो नहीं है कि आप कारोबार डालेंगे तो कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा, बट आप थोड़ा सा इसके ऊपर, मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगी इसके ऊपर, ठीक है जी? जी, ऐसा बिजनेस है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के हो सके? मैं करती हूँ ना सर्विसेज का बिजनेस। इसके अलावा कोई ऐसा काफ़ी चीज़ें हैं, आप रिसर्च करें इसके ऊपर। सर्विसेज में बहुत कुछ आता है, सर्विसेज के अलावा अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये फंडामेंटल्स थे, और अब सेलिंग टेक्निक्स में ऑफ कोर्स अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर रन कर रहे हैं और होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है। एम्बियंस ऑफ द स्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ आपका ट्रेंड होना चाहिए, हेल्पिंग होनी चाहिए। डिस्प्ले एंड मर्चेंडाइजिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सी प्रोडक्ट्स कहाँ पे आनी है। अब आपने एक तरफ जो है मसाला जार लगाए हुए हैं और साथ आपने जो है वो उसी से कुछ मिलती जुलती चीज़, घी या कुछ ऐसी चीज़ लगाएं ना कि आप उसके साथ आप डिओड्रेंट्स ला के रख दें। सो यू हैव टू हैव अ एस्थेटिक सेंस कि आपके प्रोडक्ट का सीक्वेंस, डिस्प्ले और मर्चेंडाइजिंग कैसी होनी चाहिए। कंप्लीट असॉर्टमेंट। कस्टमर आया, नेचुरली बाय करने आया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या असॉर्टमेंट होनी चाहिए, क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपकी शॉप से आधी चीज़ें लेने के बाद उसे फिर किसी और शॉप में जाना पड़ रहा है।
आधी मज़ीद चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें तो बाय करनी है, आपसे नहीं मिलेंगी तो किसी और से ले लेगा। मुझे इत्तेफाक हुआ रेनबो स्टोर, शायद आप में से किसी ने सुना हो, कुछ महीने पहले मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की और जब मैं वापसी के लिए बिल के लिए निकल रही थी तो मुझे उस बंदे ने कहा कि मैम आज इस स्टोर में कोई ऐसी चीज़ जो आपने ढूंढी हो और आपको ना मिली हो। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा ख्याल है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यही सवाल वो हर एग्जिटिंग कस्टमर से पूछ रहे थे और लोग उनको नोट करवा के जा रहे थे कि जी मैंने फ़लाँ शैम्पू ढूंढा मुझे नहीं मिला, मैंने फ़लाँ मसाला ढूंढा मुझे नहीं मिला। वाई दे वर डूइंग दिस? बिकॉज वो अपनी वो असॉर्टमेंट को कॉम्प्रीहेंसिव करना चाह रहे थे और वही मुझे बड़ा वैल्यूड फील हुआ क्या देखो उसने मुझसे पूछा है, इस तरह और लोगों को भी हुआ और नेक्स्ट टाइम जब वो गए होंगे वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट होगी तो उनको और अच्छा फील हुआ होगा कि यार हम लास्ट टाइम कह के गए थे तो उन्होंने हमें ये चीज़ मंगवा दी है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन बिल्डिंग इमेज ऑफ योर स्टोर। बुटीक्स एंड गारमेंट्स आप करना चाहती हैं ना, बुटीक्स एंड गारमेंट्स का बिजनेस, चलें आपसे मुतल्लिका कुछ आ गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें भी अगेन लोकेशन, बिकॉज़ जो दिखता है वो बिकता है और आपको अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप बेस्ट लोकेशन लें। देखिए बेस्ट लोकेशन महंगी होती है, आई अंडरस्टैंड, बहुत से लोगों के जहन में ये आता होगा कि ये तो महंगा काम है, बट आपको अगर बेस्ट लोकेशन नहीं भी मिलती तो उससे थोड़ी सी कम लोकेशन लेने की कोशिश करें और किसी तरह की ब्रांडिंग से उसको विजिबल करें। मकसद ये है कि वो नज़र आनी चाहिए। बहुत सी शॉप्स सैलून्स जो हैं वो बेसमेंट में होते हैं लेकिन उन्होंने ऊपर भी एक डायरेक्शनल साइन या कोई ब्रांडिंग की होती है जो इंडिकेट कर रही होती है कि बेसमेंट में ये जगह है। क्वालिटी ऑफ कोर्स, कपड़ों में आपको क्वालिटी भी चाहिए एंड प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट। प्राइसिंग आपको अपनी मार्केट के अकॉर्डिंगली रखनी होगी। जैसे बड़े स्टोर्स में भी आप देखें, बड़े इस्टेब्लिश ब्रांड्स जो हैं आपको जो चीज़ अलामा इकबाल टाउन वाली ब्रांच में मिलेगी वो DHA वाली ब्रांच से डिफरेंट होगी। क्यों? नो स्टाइल वाइज, डिज़ाइन वाइज एंड ऑफ कोर्स प्राइस वाइज। तो वो डिज़ाइन आपको अगर सफ़ायर का अगर एक शॉप में मिल रहा है तो हो सकता है वो गुलबर्ग की किसी शॉप में अवेलेबल ना हो। लोकेशन, लोगों का टेस्ट है, अफोर्डेबिलिटी है, वो देखते होंगे कि अच्छा यहाँ ज़्यादा हमारे टॉप्स बिकते हैं, अच्छा नहीं इस एरिया में हमारे 2 पीस ज़्यादा बिकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली असॉर्टमेंट्स बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो लोग अक्सर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी, आपकी ओरिजिनल ब्रांड है 5000 का कॉपी आपको 1000 में मिल रही है और थोड़ा सा इसमें जी 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 जी, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? तो मर्जी है उनकी, ले लें, वो कॉपी पहनना चाहे कॉपी पहने, ओरिजिनल पहनना चाहे ओरिजिनल पहने, जिसको जो समझ आती है। दिस इज समथिंग पर्सनल चॉइस, इस पे कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। देखिए बिजनेस पर्सन है, ब्रांड के पास एक चीज़ है, उस जिसने ब्रांडेड पहनना है उसने ब्रांडेड ही पहनना है, जिसने रेप्लिका पहनना है उसने रेप्लिका पहनना है। वो अपनी रेप्लिका के बिजनेसेस भी बहुत चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑन स्टोर भी रेप्लिकास बिक रहे हैं। तो अगेन ये रिस्पांस की बात है कि आप अपने कौन सी मार्केट सिलेक्ट की, कौन सा बंदा आपके पास आया और कौन सा बंदा आपका कस्टमर है, उसके अकॉर्डिंग। और कॉपी जो करते हैं लोग, उनको आपस में कोई कोलैबोरेशन होती है, ऐसा करना है? मैंने तो सुना है कि इवन जो ब्रांड्स ही हैं अपने रेप्लिकास खुद ही बनाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है, यस, आउटरीच अपनी इंक्रीज करने के लिए, वो मिस नहीं करना चाहते। एक टाइम था कि निशात पे 3 पीस सूट होते थे, खाड़ी पे 3 पीस सूट होते थे। उसके बाद क्या हुआ जी, शर्ट ट्राउज़र भी आ गया, शर्ट दुपट्टा भी आ गया, खाली शर्ट्स भी आ गई। क्यों? उन्होंने कहा जी एक बंदा अगर पहनना चाह रहा है निशात और पूरा सूट अफोर्ड नहीं करते, वो कमीज़ ले जाए। तो बेसिकली ये अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो करते हैं। अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, ऑफ कोर्स आप गारमेंट बिजनेस में हैं अगर, तो आप ये अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग दोनों की टेक्निक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यू मस्ट हैव गुड ट्राई रूम्स,
फ्लेक्सिबल रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी जो हमने पहले बात की कि अगर कस्टमर को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप उसे एक्सचेंज करें। प्रॉपर कस्टमर सर्विस, ट्रेन एंड हेल्पिंग स्टाफ, वैल्यू बेस्ड सेलिंग, हर चीज़ को कीमत कम करके बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अनब्रांडेड में ये बहुत मसला आता है कि लोग नेगोशिएट करते हैं। तो फ़ौरन प्राइस गिराने की बजाय, क्योंकि जब आप प्राइस गिराते हैं तो फिर आपके मार्जिन्स कम हो रहे हैं, तो सेल अगर ज़्यादा भी है, मार्जिन कम हो रहा है, तो आपको फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ब्रांड्स आगे सब ब्रांड्स बनाए होते हैं कि वो अपने ब्रांड्स पे मतलब नेगोशिएट करते, दूसरे ब्रांड तो नेगोशिएट करता ही नहीं ना, वो अपने दूसरे ब्रांड्स ने मतलब सब ब्रांड बनाए होते हैं, मतलब एक ब्रांड है उसके आगे उसने जाकर बनाई हुई है जी, मतलब कि जी, उसके अंदर वो मुनासिब रहता है क्वालिटी। हाँ, वहाँ पे वो आपका एक ब्रांड के अंदर मतलब वो नहीं करते। आप खाड़ी पे नहीं कह सकते कि जी 8,000 का सूट मुझे अब 5,000 में दें, वो कहेंगे आप जाएं, पर यहाँ पे 10,000 रुपये में लेने के लिए आ रहे हैं जी, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ ब्यूटी सैलून्स। ब्यूटी सैलून्स आपको पता है ख़वातीन भी चला रही हैं, मर्दों के ब्यूटी सैलून्स भी होते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन आपके लिए। डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द सैलून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फीमेल्स। जहाँ फीमेल्स जा रही हैं तो दे वांट एक उनकी प्रिवेसी भी हो, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती है इसमें, हेयर कट्स हैं और चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका लेआउट डिज़ाइन हो, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो, क्वालिटी हो, अच्छा नाम होना चाहिए आपके सैलून का, चाहे मेल है। अब तो आदमियों में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिज़नेस हेयर कटिंग के साथ। प्रॉपर ब्रांडिंग, साइनेज, ट्रेन स्टाफ, ऐसा स्टाफ जो नेगोशिएट कर सकता हो, क्योंकि ख़वातीन जहाँ जाती हैं वो बहुत बहस करती हैं कीमतों के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर। सो यू हैव वेल ट्रेंड स्टाफ जो कि उनके साथ नेगोशिएट करके डील को क्लोज कर सके। क्लीन एनवायरनमेंट हो, कस्टमर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने एक दफ़ा हेयर कट कराया उसने 2 महीने बाद दोबारा करवाना है। इसकी स्किन केयर की रूटीन है, उसने भी आपके पास दोबारा आना है। सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंस्टाग्राम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फैशन, गारमेंट्स एंड फूड बिजनेसेस। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपके लिए इन 3 बिजनेसेस को बहुत हेल्प करता है। स्कूल्स एंड एकेडमीज़, ये भी एक छोटा बिजनेस है जो आपको इर्द गिर्द नज़र आता है कि वेरियस छोटे बड़े स्कूल खुले हुए हैं। एकेडमीज़ भी हैं जो आपको स्पेशल O लेवल्स की, A लेवल्स की तैयारियाँ करवाते हैं। तो इनके फंडामेंटल्स में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर बिल्डिंग का होना, एडवाइज़र एंड स्टूडेंट काउंसलर। वाई? बिकॉज बच्चे खुद तो नहीं आते, पर बच्चों के पेरेंट्स आते हैं जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, जो काउंसलिंग चाह रहे होते हैं, जिनके सर्टन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोई ऐसा बंदा या बंदी जो उनको प्रॉपरली डील कर सके। इसको करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए? ऑथेंटिक, अगेन एजुकेशन का मामला है, पढ़े लिखे लोग आपके पास आ रहे हैं, सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक। अगर आप किसी बड़े इदारे के साथ एफिलिएटेड हैं या किसी इदारे की ब्रांच है तो कुछ आपकी साइनेज में ऐसी चीज़ होनी चाहिए। एम्पैथेटिक मीन्स कि आप समझ सकें कि पेरेंट्स जो आपके पास आए हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ें उनको चाहिए, बच्चों के लिए माहौल कैसा होना चाहिए, बच्चों की रिकॉर्ड्स प्लस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब आ गए जिसमें आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह, यूनिक स्कूल में जिस तरह से होता है कि उनके जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड भी मिल रहे होते हैं, तो बच्चों को एक ये फैसिलिटी भी होती है। प्रॉपर ट्रैकिंग और रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स का शेयर करने से पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्ट होता है। जो आज अपना बच्चा लेके आया है, कल को उस बच्चे का छोटा भाई भी है, बहन भी है, तो इफ़ दे आर सेटिस्फाइड तो आपके पास मज़ीद स्टूडेंट आपके कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे और नेचुरली आपको ज़्यादा सेल्स आएंगी। हेल्थ केयर, इसमें आपकी फार्मेसीज़ आ जाती हैं, डॉक्टर के क्लिनिक्स आ जाते हैं, प्लस आपके स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं। तो ये हेल्थ केयर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और उनके लिए क्या फंडामेंटल्स हैं जी? अगेन लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इजी अप्रोच। वही जैसे हमने पहले बात की कि आपकी घर के करीब है, अगर आपकी सोसाइटी के करीब कोई हॉस्पिटल है, कोई लैब है, तो इसका आपको फ़ायदा है। प्रॉपर पार्किंग हो, खुदा ना खास्ते केस ऑफ एमरजेंसी आप जाएं और पहले आप घंटा पार्किंग ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। ऑथेंटिक स्टाफ आपका जो है वो, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ लाइफ
तो हेल्थ की बात है, आपका स्टाफ जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्या करें आप कि आपकी ये बिजनेसेस ग्रो करें, 24/7 आपकी सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी पूछ के नहीं आती, बीमारी वक्त देख के नहीं आती। कैपेबिलिटी टू हैंडल एमरजेंसी, ये आपके स्टाफ के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। क्लीन, हाइजीनिक, अफोर्डेबल, और जैसे आजकल सर्विसेज हैं, लोग बहुत सी लैब्स जो हैं वो घर से आके आपका सैंपल ले जाती हैं और ऑनलाइन रिपोर्ट भेज देती हैं आपको। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपको नेचुरली आपके बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है। ये कुछ जनरल टिप्स हैं जो हर बिज़नेस को ही ऑलमोस्ट अप्लाई हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? यस, दिस इज़ अ फ्री टूल। जब आप गूगल के ऊपर अपना प्रोफाइल बना लेते हैं और लोग आपके बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस को सर्च करते हैं, तो आप सर्च रिज़ल्ट्स में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके कोई पैसे नहीं लगते इसको बनाने के, दिस इज़ टोटली फ्री। आपको सिर्फ अपना क्रीडेंशियल्स ऐड करने पड़ते हैं और उसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। तो ये ख़ास तौर पे जिन लोगों के शॉप्स हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों के कोई पॉइंट्स ऐसे हैं, तो वो गूगल बिज़नेस की हेल्प से अपने आप को ज़्यादा सर्चेबल बना सकते हैं। यूज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों को यूज़ करें। इफ़ यू आर रनिंग अ फूड बिज़नेस, गारमेंट, और प्लस अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकते हैं। हैव एन अपडेटेड वेबसाइट, और अगर आपकी वेबसाइट को आप SEO भी करवा लेते हैं तो वो आपके बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। And we must also have to rectify the relevant channel of communication as well. जैसे यहाँ पे भाई कुछ कर रहे हैं बिजनेस उसका, मेडिकल इक्विपमेंट्स का या मशीनरी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ऑडियंस जो है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बैठी होगी। जी जी, उनकी ऑडियंस जो है वो गूगल पे होगी। बिल्कुल, वेबसाइट की जरूरत, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली वेबसाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वेबसाइट थोड़ा सा ना आपको ऑथेंटिसिटी देती है कि आपको लगता है, क्योंकि आजकल आप किसी से भी बात करें ना तो वो फ़ौरन ना आपका नाम डाल के ना गूगल पे देखने की कोशिश करता है, और अगर उस आपको कोई कहेगा मेरी वेबसाइट नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये कोई बैकवर्ड है, ये बंदा शायद अपडेटेड नहीं है। सो ये एक रेक्विजिट बन गया है कि आपकी वेबसाइट ज़रूर हो। येस, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हर बिज़नेस के लिए जो है वो फेसबुक या वो चीज़ उस तरह कारआमद नहीं है। आपको खुद देखना है कि मेरे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। हर जगह प्रेजेंट होने की बजाय 2 जगह प्रेजेंट हो जाएं, ढंग से प्रेजेंट हो जाएं, 2 कोई चैनल या 2 कोई मीडियम यूज़ कर लें जो आपको फ़ायदा दें, बजाय कि आप बहुत सी चीज़ों को साइमल्टेनियसली छेड़ लें। बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंस का मतलब है रेगुलर अपडेशन। जब आप किसी का फेसबुक पेज देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? उसके फॉलोअर्स देखते हैं हम, ठीक है, लास्ट पोस्ट, फॉलोअर्स देखते हैं सबसे पहले, लास्ट पोस्ट। और अगर वो लिखा हो कि 6 महीने पहले आई थी तो आप फिर जहमत ही नहीं करते नीचे ज्वाइनिंग भी देखते हैं हम, जो उसका पेज का ज्वाइनिंग है वो YouTube पर है या मतलब Facebook पर है, ये भी हम देखते हैं। हाँ, कब से ये अटैच है जी। तो जैसे आपको लगता है कि अरे 6 महीने से बंदा बोला ही नहीं है, तो आपको लगता है कि ही इज़ नो मोर, यानी वो आपकी बुक्स में वो ख़त्म हो गया वो बिज़नेस। तो यहाँ ज़रूरत ये है कि आप रेगुलरली अपडेट करें उसे। सिर्फ पेज बनाने से कुछ नहीं होगा। एंड ट्राई टू ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मुझे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारा पेज है तो उसके ऊपर जो है वो हम पोस्ट भी देते हैं, तो फिर भी हमें जो है वो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। पोस्ट आप दे रहे हैं, एक तो आपके फॉलोअर कम है, तो फॉलोअर भी ज़्यादा हैं, पोस्ट को ना कोई लाइक कर रहा है ना कोई शेयर कर रहा है, क्या मतलब है इस बात का? कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। यस, आपने जो 10,000 बंदा अपने पेज पे इकट्ठा किया हुआ है ना, इट्स नॉट रेलिवेंट टू योर बिजनेस। दैट्स वाई वो आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, उसे लाइक नहीं कर रहा, उसे शेयर नहीं कर रहा। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं जी। एक मैं मतलब कि ब्रांड की मतलब कि एक चीज़ परचेज करता हूँ ना, कि मतलब कि ना
ट्रेडर हूँ मैं। जी प्लीज़ गौर से सुनिएगा। मैं उनकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ। उन्होंने रिसेंटली जो है ना रेट्स उन्होंने चेंज करने थे, इंक्रीज करने थे। अच्छा मैंने जो मेरे पास मतलब जितने भी मतलब के था कैश को फ्लो जितना भी मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट मैंने परचेज कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रेट्स चेंज कर लिए एक दफ़ा, उसके बाद फिर रेट्स चेंज कर लिए। अच्छा जो जिस पे मैंने परचेज की है वो रेट्स और थे, उसके बाद 2 मरतबा रेट मतलब के बढ़ गए, डिक्रीज हो गए हैं। अच्छा कम कर लिए, एक दफ़ा हुआ है डिक्रीज, 2 मरतबा हुए हैं। अच्छा अब वो जो चीज़ पे मतलब कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, मैंने परचेज की थी, वो उस रेट से भी नीचे चले गए हैं। अच्छा अगर मैं उनको मतलब पे वापस भेजूं, ठीक है, उन्हें तो वो उस पे वो परचेज नहीं कर रहे, ठीक है, अब मैं उसको मार्केट में कैसे सेल आउट करूंगा? वो भी बेच रहे हैं, वो खुद भी बेच रहे हैं, वो खुद हाँ वो भी बेच रहे हैं और कम कीमत पे बेच रहे हैं, कम कीमत पे बेच रहे हैं। अच्छा अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो मैंने पहले और की हुई थी, लेकिन वो मेरा मार्जिन भी वो नहीं रहा, और जो मैंने जिस रेट पे परचेज की थी वो उससे भी नीचे गिर चुके हैं। हाँ तो ये इसमें 2-3 बात, आपके ई कॉमर्स से बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं? फिजिकल आपका स्टोर है? स्टोर है, अच्छा, और वहीं पे उनका भी स्टोर है, करीब ही स्टोर है, आप उनसे लेके बेच रहे हैं, वो कम कीमत पे बेच रहे हैं। बस फिर अब अल्लाह आपके मुश्किल आसान करे, ट्राई कि आप मिनिमम पे एटलीस्ट आप लॉस ना करें, प्राइस टू प्राइस निकालने की कोशिश करें, एंड नेक्स्ट टाइम बी विजिलेंट कि इस तरह की डील कि आपने किया और फिर इतना अर्सा वो रखना है प्रोडक्ट कि उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इस यस ये लर्निंग है आपके लिए, ये लर्निंग आपको जो डॉलर का रेट है, गोल्ड का रेट है, हाँ आपको मैम बेसिकली जो छोटे शहरों में कारोबार है लाइक इस बिल्डिंग मटेरियल के और जैसे भाई ने बताया ग्लास और एल्युमिनियम का, ऐसे कारोबार जो हैं वो अपना मटेरियल उठाते हैं उन डीलर से जो उन्हीं शहरों में बड़े सप्लायर होते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी है रिसेंटली जब डॉलर की प्राइस एकदम हाई जी एग्जैक्टली। तो आप किसी और मार्केट में वो निकालने की कोशिश करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, फाइंड अनदर मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट जहाँ आपको एटलीस्ट लॉस ना हो, थोड़ा उस एरिया से निकलें, वहाँ पे अगर उनका ऑनलाइन जी अब कुछ ऐसी मार्केट में डीलर्स होते हैं जो 4 से 5 बिल नीचे लगा देते हैं, जो 3 बिल के बाद चौथा बिल आपको मिलेगा, उसमें भी काफी टाइम उसमें ये एक डिस्काउंट में बहुत डिमांड करते हैं। अब हमें कंपनी से 10% मार्जिन में मैं लेके आके मैं बेचना होता है मैंने, और 10 में से अगर वो 5 साल डीलर के ऊपर 5% जा रहा है, वो ऐसा कर बारिश में दूसरे कॉम्पिटिटर से कोई डिस्काउंट ज़्यादा मिला तो फिर हमें रिटर्न करते हैं डिस्काउंट ज़्यादा हो, उसमें हमारा मार्जिन नहीं है, तो इसको कैसे हम किया जाए, क्योंकि छोड़ नहीं सकते दुकान को, छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ शॉप्स भी जो चलने लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको छोड़ना भी पड़ेगा, बस में नहीं है, तो कैसे उसको दिया जाए? मतलब देखिए, एक तो पहली बात ये कि आप अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करें, ठीक है, कस्टमर बेस इंक्रीज करें और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा गौर व खौज करें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ इस तरह से ना हो। जी काम शुरू करता है ये ना उसको खराब करने की बजाय थोड़ी सी आपने बड़ी माशाल्लाह समझदारी की बात की। यहाँ हमारे अलमिया ये है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी लगा लेते हैं लेकिन कंसल्टेंट को फ़ीस देने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, बट लोगों में अब बहुत अवेयरनेस आ रही है क्योंकि मुझे स्पेशली कांटेक्ट करते हैं वो लोग जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस कर रहे हैं, इवन वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी नहीं है बट येट उन्हें पता है। इनिशियली क्या होता था, लोग काम ख़राब करने के बाद हमारे पास आते थे कि जी ये ख़राब हो गया है, अब ये हो नहीं रहा, नाम गलत है, लोगो गलत है, प्रोडक्ट गलत है, मार्केट गलत है, सब चीज़ गलत करके आके कह रहे हैं जी सेल नहीं हो रही, तो कैसे होगी। तो अब थोड़ा बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। फ़ीस जो है वो बेसिकली इट डिपेंड्स कि मैं किस अंदाज में उनके साथ काम करूंगी और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके साथ 6 माह काम किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं तो वहाँ पे हम उनके साथ रिटेनर फ़ी पे काम करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सिर्फ प्लानिंग पार्ट करके दे दिया जाए जिसमें 1 हफ़्ता लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यानी स्कोप ऑफ द वर्क के अकॉर्डिंगली जो है मैं चार्ज करती हूँ। के बाद आपको सेशन उसकी क्या थी? हाँ चलें, वो मैं आपसे सेपरेटली बात कर लूँगी।
थी कि इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हो IES या कोई इस तरह की। जी, ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, मेरा ईमेल है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें इस सेशन के हवाले से, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें कुछ, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप प्रेफरेबली मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और अपना हवाला दीजिएगा कासिम अली शाह फाउंडेशन ये सेशन, सो दैट मैं रिकॉल कर सकूं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है जी। जी, ये डिपेंड करता है कि मैं कितना, मैं उस वक्त, बट नॉर्मल देखिए, मैं आप मुझे मैसेज करें, मैं उसको अपनी फुर्सत पे फिर देख के, अगर मैंने देर में भी जवाब देना होगा तो मैं आपको ओके या कुछ लिख के भेजूंगी कि आई विल गेट बैक टू यू इन द इवनिंग और ये वो। ठीक है, वैसे कोई फिक्स डे होता है? नहीं, कोई फिक्स डे नहीं है, लोग पीपल कैन कांटेक्ट मी। हाँ, संडेज को जब वो करते हैं मैं फिर जवाब नहीं दे पाती, बिकॉज दैट इज देखिए कुछ लोग ऐसे हैं स्कॉलर्स हैं उनको वो सर्टेन टाइम पे रखा होता है, ना दिन फ्लाट आवर्स के अंदर आप टच करें तो फौरी रिप्लाई आ जाता है। नहीं, मैं फौरी वाली कमिटमेंट नहीं करती, बट ये कि मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करती हूँ। हाँ, हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 दिन बिजी हूँ, मैं तीसरे दिन आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी, वो मेरा अपना एक तरीकाकार है, मुझे रिमाइंडर आ जाता है तो मैं फिर उस सिलसिले में कांटेक्ट कर लेती हूँ। जी, आपने कुछ पूछा था? मैं कह रहा था कि सेल्स या मार्केटिंग के ऊपर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो आप रिकमेंड कर दें, ये वाली अगर सर्टिफिकेशन हो तो ये अच्छी है, नेशनल या लोकली कोई? देखिए, इंटरनेशनल तो बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, तो वो आपकी अगेन कॉल है, बिकॉज दे चार्ज इन डॉलर्स। अब वो डॉलर्स इतना महंगा और डॉलर हो गया है कि वो आई डोंट नो कि उसके अंदर क्या है। सो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो यूट्यूब पे, लिंक्डइन के ऊपर बहुत मटेरियल पड़ा, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें, बट फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस येस, पाकिस्तान में भी कुछ जगहों से हो रहा है अभी, जो है वो हम खुद भी अपनी एक सर्टिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। तो मुझे आप लोग लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं उस्मा कमाल के नाम से, तो जी, और आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो जो रेगुलर अपडेट्स होंगी वी कैन स्टे इन कांटेक्ट थ्रू दैट। जी, मेरे ख्याल में तो एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ना कि उसका वो कहेंगे सब ऑडियंस की कोई अलग से फील्ड है, ये कहेंगे नहीं, आपका एसईओ आपकी वेबसाइट के लिए है ना, और फेसबुक और आपकी वो डिजिटल प्रेजेंस, बेसिकली तीनों ही डिजिटल प्रेजेंस हैं। ठीक है, तो वो पूछना। जी जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं उसकी प्राइस जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, लेकिन जो कस्टमर है मुझे वो पुरानी कीमत पे लेना चाह रहा है, वो मेरा मार्जिन है वो भी खाना चाह रहा है, वो बार बार उसी पे ही, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आप उसको बताएं कि अब क्या चीज़ है जो पुरानी कीमत पे चल रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, यू हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन ना। जी, अमेजिंग है कि आप सेलिंग कहा तो उसकी एक टर्म आप सर्विसिंग भी है हमारे यहाँ। तो अब सर्विसिंग में ये है कि पेंटर कोई घर में नए कमरे के लिए पूरा घर पेंट करके जाएगा, वो कहेगा ये भी कर लो, ये भी कर लो, मैसेज को लाए थोड़ा सा काम के लिए वो सारा घर खेड़ देगा। जी 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 जी, ये अब सर्विसिंग उनको तो पता है कि मैंने कस्टमर को किस तरह आगे लेके जाना, किस तरह अपना बिजनेस एनहांस करना। जी जी, बिल्कुल ऐसे। हम जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे हम लॉस कर सकते हैं। जी जी, बजा फरमाया आपने, बिल्कुल इस तरह से ही है। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहा हूँ और मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरी टीम है वो सारी ऑनलाइन है, तो जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनके साथ हमारा ना ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, टीम सारी ऑनलाइन होती है। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, उनका आपके साथ नहीं होता, आपका उनके साथ नहीं होता। जो क्लाइंट्स हम जिनको पिच कर रहे होते हैं वो हम पे ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। फिजिकल नहीं है, बट डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए ना। व्हाट्सएप पे आपको होना चाहिए, आपका बंदा जो उसको कम्युनिकेट इतना अच्छा करना चाहिए उसके साथ कि उसको खुद से यकीन आ जाए कि ये बंदा जो है वो ऑथेंटिक है। रिव्यूज़ लें, अपनी ट्रैफिक बढ़ाएं, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर एक्टिव रहें, तो उसको खुद ही पता चलना है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे आर ओनली प्रेजेंट ऑनलाइन।